नमस्कार, स्वागत है इचिनो सदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ओपनिंग शो पावर ट्रेड और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतप्रतम। लेकिन बाजार अब आजाद होने के लिए है तैयार, क्योंकि बेयर्स की गिरफ्त पड़ेगी ढीली और पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन दिया है, जीएसटी के मसले पर जो डबल दिवाली की बात की है इस दिवाली में और सिर्फ 2 रेट्स रह जाएंगे, बाजार के लिए काफी ज्यादा ये पॉजिटिव होने जा रहा है। और गिफ्ट निफ्टी के लेवल देख के आपको लग भी रहा होगा कि हम 24,800 की दीवार को पार करके 25,000 के आसपास तक कदम बढ़ा देंगे और 25,000 के ऊपर जब बाजार निकलेगा तो एक नई टेरिटरी में एंटर करेगा। और जो भी हमने एक कंसोलिडेशन का फेज देखा है पिछले 7 से 8 हफ्ते में, बाजार उससे आजाद होने के लिए तैयार है। तो कई सारी चीजें हैं, टैरिफ की अनिश्चितताओं से आजादी होगी, बेयर्स की गिरफ्त से आजादी होगी, युद्ध की आशंका, अमेरिका की तलखी से आजादी मिलेगी। तो कई सारी आजादी है और आज हमने इसीलिए इस थीम का नाम भी दिया है कि आजाद है बाजार। और गिफ्ट निफ्टी हमारे इस थीम को दे रहा है सलामी। करीब 350 अंकों की शानदार तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। तो अगले 2.5 घंटे में काफी कुछ होने वाला है, एक्शन काफी ज्यादा होगा। हमारे एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने जो बड़े ऐलान किए हैं डिफेंस को लेकर, कंजम्पशन बढ़ाने को लेकर, उनसे कौन से शेयरों के लिए फायदा होगा, आपकी नजर सेक्टर्स में कहां पर होनी चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फटाफट एक काम करते हैं, पहले वो 4 तस्वीरें रोज की तरह लेके आते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, अपने सहयोगियों को जोड़ेंगे और एक समग्र प्लानिंग आपकी हम करवाएंगे आज के बाजार में। तो गिफ्ट निफ्टी करीब करीब आप तो 350 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर 70 अंक ऊपर है और S&P ग्लोबल के रेटिंग अपग्रेड के बाद हम देख रहे हैं कि जो बाकी जो ब्रोकरेजेस हैं उनका भरोसा बढ़ा है। जेफरीज के क्रिस वुड, उनका भी स्टेटमेंट आया है फियर एंड ग्रेड की रिपोर्ट में। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडियन इक्विटीज को, यानी कि भारतीय बाजार में अब बेचने का नहीं बल्कि खरीदने का समय है और टैरिफ को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यूएशंस को भी उन्होंने बताया है वाजिब भारतीय बाजार में। और हम देख रहे हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी संकेत अच्छे दे रहा है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की। पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात हुई। हालांकि युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति तो नहीं बनी, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते दिखे उससे तलखी कम होने के संकेत जरूर मिल गए और ऐसा लगा कि कोई सहमति आगे बन सकती है संघर्ष विराम को लेकर। अब ये जेलेंस्की ट्रंप से मिल रहे हैं। जेलेंस्की के साथ साथ यूरोप के तमाम लीडर भी आ रहे हैं जो उनके पक्ष में अमेरिका से ये गुजारिश करेंगे कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की पहल की जाए और इस पर कोई सहमति बनाई जाए। लेकिन इस साल होगी डबल दिवाली। 5% और 18% के सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे। 28% का जीएसटी स्लैब हट जाएगा। कुछ लग्जरी आइटम्स के लिए, सिन गुड्स के लिए 40% का स्लैब रह जाएगा। लेकिन यह बहुत बड़ा बोनांजा है दिवाली से पहले, प्री दिवाली स्टिमुलस भी कहा जा रहा है इसको। लेकिन S&P ग्लोबल ने टॉप 10 बैंक एनबीएफसीज की रेटिंग अपग्रेड की है, एक बड़ा पॉजिटिव है। और बैंकिंग शेयरों में भी आज हम देखेंगे कि ताबड़तोड़ तेजी आपको बनती हुई दिखेगी। तो बैंक, आईटी, मेटल, जिनका ग्लोबल लिंकेज भी जिन सेक्टर्स का भी, उसमें फार्मा भी आप जोड़ लीजिए, ये सारे के सारे बाजार को आज ऊपर ले जाएंगे। और हो सकता है कि इस गैप के साथ खुलने के बाद ही बाजार आपको तेजी दिखाए। तो संकेत आज हैं काफी ज्यादा बाजार के लिए पॉजिटिव। तो बाजार के लिए खबरें कई हैं। पीएम मोदी ने भी बाजार को खबरों का ट्रिगर दे दिया है, राहत का ट्रिगर दे दिया है और हम देखेंगे कि आज बाजार में आपको ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन पहले फटाफट रोज की चीजें हम छोड़ेंगे नहीं, ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत आ रहे हैं जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। वैसे अगर आप हेडलाइन इंडेक्स देखेंगे तो आपको ज्यादा कुछ उसमें रीड करने को लेकर नहीं है, लेकिन अच्छी संकेत यही है कि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उसमें दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज दिखी है काफी ज्यादा वो सकारात्मक दिखी है। और व्हाइट हाउस के एक एनवॉय ने उन्होंने क्लेम भी किया है कि रूस जो है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या युद्ध खत्म होने के नजदीक है? और अगर ऐसा होता है तो बाजार के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी दिखाई थी और टैरिफ को बढ़ाकर कर दिया था 50%, जो कि 27 अगस्त से हो जाएगा एप्लीकेबल। उसके पहले
बातचीत की कोशिश होगी और हम देखते हैं कि क्या सहमति बनेगी। देखते हैं कि अमेरिका का जो डेलीगेशन आने वाला है छठे दौर की बातचीत के लिए, वो भारत में कब तक आता है। थोड़े डिले की बातचीत तो हो रही है। तो ये चीज़ है। और अगर आप अभी फिलहाल देखिए अगर यूएस फ्यूचर्स को, तो वो आपको ऊपर दिखाई देगा। निकेई की बात करें, निकेई में करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है। तो अमेरिकी बाजार होंगे या फिर एशियाई बाजार, संकेत ठीक ठाक है। और गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 273 अंक। आखिरी बार आपने कब 1% से ज्यादा की तेजी या फिर 250 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में आपने देखा था, यह आपको याद भी नहीं होगा। बाजार के लिए एक पेन जरूर है कि एफआईज कब आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब एफआईज भी लौट आएंगे, क्योंकि चौतरफा बयान अच्छे निकल के आ रहे हैं। चाहे वह एसएनपी ग्लोबल की बात हो या फिर जेफरीज की बात हो। उसके पहले हमने मूडी से भी सकारात्मक बयान देखे थे। तो चौतरफा स्टेटमेंट मजबूत आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आप भारत की कंजम्पशन को देखकर आप भारत पर बेट कीजिए। और जो वैल्यूएशन है वो भी धीरे धीरे रीजनेबल होने लगे हैं, ऐसा क्रिस वुड ने कहा है। उनका स्टेटमेंट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और उसकी आगे हम बातचीत करेंगे। जैक्सन होल की बैठक होने वाली है और उस पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स जुड़ते हैं और दुनिया भर की इकोनॉमीज को लेकर, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को लेकर, कंजम्पशन को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर मंथन होता है। अब देखते हैं कि वहां से क्या क्यूज निकल के आते हैं। तो इस हफ्ते वहां पर भी हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी हैं जो आपको जीएसटी स्लैब्स को लेकर जानकारी देंगे। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे समझेंगे कि जीएसटी के इंपैक्ट जो आएंगे आपको कहां पर नजर रखनी चाहिए। कंजम्पशन से जुड़ी कौन सी कंपनियां फोकस में रहेंगी। बाकी पीएम के जो और स्टेटमेंट्स थे, हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर, डिफेंस को लेकर, उसका क्या असर होगा। तो उनके जितने भी स्टेटमेंट आए बाजार के काम के, उनको हम अच्छे से डीकोड करेंगे और उसमें मदद करेंगे हमारे सहयोगी वरुण दुबे। प्रकाश जुड़ गए हैं आपको ये बताने के लिए कि आपके जीएसटी में आपको कितनी बड़ी राहत मिलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक ग्लोबल एक्सपर्ट को अपने साथ हम जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दूरदर्शी इंडिया फंड के राजीव अग्रवाल। और राजीव जी की खासियत ये है कि ये जो जितने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं अमेरिका में, उनमें काम करने का, उनके साथ ग्लोबल सिनेरियोज को समझने का, भारतीय इक्विटीज को डीकोड करने का एक लंबा अनुभव रहा है। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आज आपका सुबह सुबह हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर ये बताइए कि आप ये ट्रंप और पुतिन के बैठक को आप कैसे देख रहे हैं। मतलब अगर हम हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन तो ये है कि कोई नतीजा निकला नहीं है, लेकिन आप उसको कितना सकारात्मक मान रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस सकारात्मकता के चलते, क्रूड में नरमी के चलते, जो अब तक एफआई थोड़े से भारतीय बाजार से रूठे हुए हैं, क्या उनकी भी वापसी हो जाएगी? नमस्कार। पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा ही टॉक्स पॉजिटिव रहती हैं कि भाई कई चीजें आप जब बात करते हो तो आपको दूसरे की पोजीशन समझ में आती है। और भले ही कोई एग्रीमेंट ना आया हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हैं वो हमें बता रहे हैं कि काफी हद तक प्रोग्रेस हुई है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में। और उसी का नतीजा है कि आज मंडे को जेलेंस्की और बाकी यूरोप के लीडर्स मिल रहे हैं ट्रम्प से। तो क्लियरली कुछ प्रपोजल हैं जो इन लोग आपस में डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि काफी पॉजिटिव वो मीटिंग रही है पुतिन और ट्रम्प की। और हम एक स्टेप क्लोजर हैं वो जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसको रिजॉल्व करने से। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि ये इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज पे होगा, मुझे लगता है कि इंडियन इक्विटीज के, जैसे आपने भी बोला, काफी सारे ट्रिगर्स हैं, चाहे वो जीएसटी का रेजोल्यूशन हो या जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो ये यूक्रेन रशिया वॉर का हो। ये सारे ही जो डेवलपमेंट्स हैं, और हम देख भी रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट तो स्ट्रांग लग रहा है और शायद ये ड्राइव भी करेगा एफपीआईज को वापस इंडिया में अगेन खरीदने के लिए। जी बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा शरद यार। सवाल है कि कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया था पूरे कॉन्वर्सेशन में, और ट्रंप ने ये भी कहा था कि सेकेंड ऑर्डर टैरिफ्स अभी नहीं लगाएंगे, 2 या 3 हफ्ते में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो किस तरह ऑयल मार्केट्स इसको ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो पूरा बहुत एक छोटा से रेंज पे जो है ऑयल ट्रेड कर रहा था। बस हमें बस कमोडिटी एंगल भी देखना है, क्योंकि भारत भी ब्रेंट क्रूड पे जो है अच्छे खासे इंपोर्ट्स आते हैं। तो ज़रा बताएं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा क्रूड और भारत पे।
मुझे ना थोड़ी आपकी आवाज बड़ी फेंट है, तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो शायद ऑयल मार्केट में इम्पैक्ट के बारे जी में पूछ बिल्कुल, रहे हाँ। हैं। अच्छा। तो जी बिल्कुल देखिए, राजीव एक्चुअली जी, हाँ, ऑयल ऑयल मार्केट में मार्केट तो पे, हाँ। क्लियरली एक जो बड़ा इशू था वो ये था कि यदि वॉर होता है तो जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट कैन गेट डैमेज। दूसरा इशू ये था कि रशिया यदि ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा टू कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, टर्की, तो बाकी ऑयल तो नेसेसिटी है सभी की, तो ऑयल तो आपको लेना ही पड़ेगा मार्केट से। और यदि रशिया नहीं सप्लाई करेगा तो बाकी जगह ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे कि हमने आज देखा है कि ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑयल मार्केट में हो रहा है इंडिया के हिसाब से, बिकॉज यदि इंडिया हमेशा इंपोर्ट बहुत करता है ऑयल, और यदि ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं तो उन प्राइसेस के चलते इंडिया की इकोनॉमी को एक तो इन्फ्लेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा जो हमारा एफएक्स आउटगो है वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा इंडिया पे। और आई थिंक हमेशा ही जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ता है इंडिया की हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और जब ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो होपफुली नॉर्मल हो जाएगी हार्ट बीट। तो मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट अगेन है इंडिया के हिसाब से। डेवलपमेंट है निश्चित तौर पर, और बाजार को मजबूती देगा। तो बाजार के लिए लोकल हो या फिर ग्लोबल हो, जो संकेत हैं वो काफी दमदार हैं, और वो उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा ना, ट्रेडर आप हैं तो निराश हो सकते हैं। अगर आप बाजार पर थोड़े से भी बेरिश अगर रहे हो तो आपके लिए निराशा की बात होगी, क्योंकि गैप के साथ बाजार खुलेगा, उसके बाद कितनी अपॉर्चुनिटी बच जाती है उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार के लिए यहां से कोई मेजर स्पीड ब्रेकर दिख नहीं रहे हैं। अब अनिश्चितताएं हमेशा होती हैं। अगर रूस यूक्रेन को लेकर कोई यहां से नेगेटिव खबर आती है, हालांकि उसके आसार कम हैं, तो बाजार का मूड खराब होगा। अदरवाइज 25,000 के ऊपर जाकर बाजार में मजबूती दिखेगी, इसकी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जरा ये बातचीत कर लेते हैं कि जीएसटी को लेकर पीएम मोदी ने जो ऐलान किया कि डबल दिवाली होगी और जीएसटी में रैशनलाइजेशन किया जाएगा, तो दरें कितनी हैं, आगे कितनी हो सकती हैं, इसको जरा विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, निश्चित तौर पर पूरे सेंटिमेंट को, मूड को अपलिफ्ट करने का काम किया है पीएम मोदी ने, और बिग बैंग अनाउंसमेंट किए हैं ताबड़तोड़ कई सारे। जीएसटी में बताइए कि अब दो दरों की बातचीत हो रही है, किस तरह से सिनेरियोज बदलेंगे और किस तरह से दरें यहां से हो जाएंगी अब? देखिए, जीएसटी का नया अवतार कैसा हो, उसकी नई रूपरेखा क्या हो, इसकी झलक प्रधानमंत्री ने दे दी है। और अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसकी औपचारिक शुरुआत भी कर दी गई है। इनफैक्ट वित्त मंत्रालय ने राज्यों को और जीएसटी जीओएम को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सिफारिशें की गई हैं। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का चुनाव किया गया है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा रेट रैशनलाइजेशन और तीसरा ईज ऑफ लिविंग। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अपने प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2 स्लैब जीएसटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो 5% और 18% का स्लैब हो। प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिफारिश वित्त मंत्रालय ने की है। साथ ही साथ इस बात का भी प्रस्ताव दिया है कि सिन गुड्स, चाहे वो पान मसाला हो, टोबैको हो, उसके लिए 40% का एक अलग स्लैब क्रिएट किया जाए, जिसमें सिर्फ सिन गुड्स होंगे, लग्जरी आइटम्स होंगे, और वो सिर्फ 5 से 7 हैं। और बाकी आइटम जो 28% स्लैब में हैं उनको 18% स्लैब में लाया जा सकता है। इसके अलावा 99% जो आइटम्स हैं जो कि 12% स्लैब में हैं, उनको 5% स्लैब में लाया जाएगा। 28% के कुछ जो आइटम्स हैं उनको 18% स्लैब में लाया जा सकता है, 18% कैटेगरी में लाया जा सकता है। और उम्मीद ये की जा रही है कि 28% में अगर सीमेंट है उसे भी मेरिट के आधार पर 18% स्लैब में डाला जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोर इकोनॉमिक सेक्टर्स देखें, उनको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर, रिन्यूएबल एनर्जी। इन सेक्टर्स के लिए जीएसटी की दरों में कमी आएगी। साथ ही साथ ऑटोमेटिव, हैंडीक्राफ्ट्स, हेल्थ, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन जैसे जो सेक्टर्स हैं उनको भी काफ़ी फायदा होने जा रहा है वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव के हिसाब से। सूत्र हमें बता रहे हैं कि औपचारिक शुरुआत कर दी गई है, जीएसटी जीओएम को प्रस्ताव भेजा गया है और उनकी सिफारिशों के आधार पर जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी। जाहिर तौर पे अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को ही लेना है और सरकार की कोशिश ये होगी कि राज्यों के बीच में आम सहमति बनाई जाए और फिर जीएसटी काउंसिल इस पर अंतिम फैसला ले। जाहिर तौर पर कोशिश ये है कि आम कंज्यूमर को, इंडस्ट्री को
राहत दी जाए, कंप्लायंस से रिलेटेड राहत दी जाए, टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड राहत दी जाए। और रेवेन्यू के मोर्चे पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, हाँ कुछ असर तो ज़रूर होगा, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि टैक्स बेस में बढ़ोतरी होगी, दरों में कटौती करने से, तो जाहिर तौर पे इसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से देखें तो 28% से स्लैब 28% स्लैब से 11% रेवेन्यू कलेक्शन होता है, 12% स्लैब से 5%, 5% स्लैब से 7% और 18% स्लैब से 67%। लिहाजा सरकार ने काफ़ी तर्कपूर्ण तरीके से इसका कैलकुलेशन किया है और 18% के स्लैब को बनाकर रखने की सिफारिश की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्यों के बीच में किस तरह से सहमति बनाई जाती है और जीएसटी काउंसिल का फैसला इस पर क्या होता है। जी धन्यवाद प्रकाश, आपने जो है जीएसटी की इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हमें बताई। 2 जीएसटी स्लैब का जो है प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या मानते हैं जीएसटी पे, इसके सारे डिटेल जो हैं वरुण लेके आए हैं। वरुण बताएं क्या है। डेफिनेटली देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस का ये कहना है कि जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट अक्रॉस इकोनॉमी पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट जीएसटी पे पड़ेगा, कलेक्शंस पे, उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा और साथ ही साथ कंजम्पशन और सेंटीमेंट पे भी पड़ेगा। देखिए, कोटक की सबसे पहली रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि इसके चलते ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इसका फिजिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। टोटल ये कह रहा है कि करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बूस्ट जो है वो इकोनॉमी को मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा ऑटो और ड्यूरेबल्स को। सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसको लिमिटेड बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि साथ साथ ये भी कह रहा है कि आगे चल के काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो अपने दामों में उतार या चढ़ाव जो है वो आने वाले दिनों में कर सकती है। एमके की एक रिपोर्ट है, उनका कहना है कि एक वेलकम मूव है ये और गवर्नमेंट को जो नुकसान होगा 0.4% ऑफ द जीडीपी जो है वो होते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि इसका इम्पैक्ट सीपीआई पे भी होगा। इनका कहना है कि एक साल में इन्फ्लेशन जो है उसमें 50 से 60 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो इस पूरे जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से हो सकता है। इसका इम्पैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, सीमेंट और इन तरह के सेक्टर पे हो सकता है, ये एमके का कहना है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इसके चलते जो रिटेल प्राइसेस है उसमें 4 से 5% की कमी आएगी और हाउस होल्ड बजट जो है वो इससे सुधरेगा। जो स्टॉक्स इनको पसंद है उसमें HUL, ब्रिटानिया, मारुति, अशोक लेलैंड, वोल्टास, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स है जो इनको पसंद आ रहे हैं। वही एंटिक की भी रिपोर्ट है, इनका कहना है कि कंजम्पशन के लिए एक बहुत बड़ा टेलविन हो सकता है। इसके चलते 5 से 6% जीएसटी कलेक्शन जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है एनुअली, लेकिन आगे चल के यानी कि सेकेंड हाफ में इनका कहना है कि काफ़ी सारे टेलविंड्स निकल के आते हैं, खासकर कंजम्पशन के लिए, क्योंकि एक तो जीएसटी है, दूसरा फेस्टिव सीजन जो है वो भी एक बहुत बड़ा टेलविंड बन के निकल सकता है पूरे के पूरे कंजम्पशन स्पेस के लिए। तो एक सुर में सब ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट फिस्कल पे होगा, इसका इम्पैक्ट जीडीपी पे होगा, थोड़ा बहुत नुकसान सरकार को होगा, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कंजम्पशन पे होगा और सेंटिमेंटली काफ़ी सारे लोग मान के चल रहे हैं कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। धन्यवाद वरुण। मार्केट के लिए अच्छी मोमेंटम आ सकती है। सारे ब्रोकिंग हाउसेज ने एक थम्स अप भी दे दिया है, डीआईज भी थम्स अप दिए, लेकिन एफआईज अभी तक थम्स अप नहीं दिए हैं। शॉर्ट कवरिंग जो है अभी भी वेट कर रहे हैं कब आएगा। ओवरऑल देखें तो शॉर्ट्स पोजीशन में 92% के एफआईज के हैं। लगातार एफआईज में चौथे दिन बिकवाली देखने मिली है, लेकिन डीआईज का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी 68-70% लॉन्ग्स पे हैं। और इंटरेस्टिंगली बता दें कि लगभग 3,900 करोड़ रुपए के जो आंकड़े 14 अगस्त को देखने मिले हैं। तो डीआईज का सपोर्ट आ रहा है, एफआईज का अभी तक सपोर्ट आया नहीं है, लेकिन सारे फैक्टर्स अब सामने आ चुके हैं कि अब शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो उस पर भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। कब आता है ये हमें नहीं पता, ये हमें देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी बैंक की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं ऐसे बाज़ार में? ऑफ कोर्स एक अप मूव का तो एक्सपेक्टेशन है, गैप अप ओपनिंग जो है दोनों ही इंडिसेस में देखने मिलेगा, पर रणनीति अब क्या रहने वाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर जो है निफ्टी बैंक अब ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से एक अच्छी अप मूव आ सकती है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? अब ये सारे डिटेल्स अभिषेक हमें बताएंगे। अभिषेक बताएं पहले निफ्टी का स्ट्रैटेजी, फिर निफ्टी बैंक का स्ट्रैटेजी, कैसे देख रहे हैं आप? शरद, स्ट्रेटजी बताने से पहले एक बार जरा सेटअप को थोड़ा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेटअप जो है, आप देखिए युद्ध विराम को लेकर फैसला हुआ तो नहीं है, लेकिन जो बातचीत रही है काफ़ी सकारात्मक होने वाली है। और एक खबर ये आ रही है कि ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं वॉशिंगटन और वहां पर ट्रंप से होगी उनकी व्हाइट हाउस से मुलाकात। अब देखते हैं कि मतलब यहाँ से ना चीज़ें अच्छी होने की ही उम्मीद है, यहाँ से चीज़ें अब खराब नहीं होगी, ये तय है। तो इन बुरी खबरों का भी बेस बन चुका है, जैसा बाजार का बेस बना वैसे बुरी खबरों का भी बेस बन गया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया
कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देने पर सहमत हो गया है रूस, अगेन एक पॉजिटिव है। तो ये मैटर ऑफ टाइम है कि कब ये युद्ध विराम होता है, और शर्त उसमें ये होगी कि क्या रूस ने यूक्रेन के जिन टेरिटरीज पर कब्जा किया है, लुहांस्क हो गया, दोनेत्स्क हो गया, ये तमाम इलाके, क्या इनको वापस लौटाने पर सहमति बनती है। ये चीज देखने वाली होगी, और ट्रंप किस तरह से राजी करते हैं ज़ेलेंस्की को, इस पर नजरें होंगी। लेकिन जीएसटी में जो कटौती की गई है, ये एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत है, मतलब कटौती होगी ये दिवाली से पहले। तो ऑटो हो गया, एसी बनाने वाली कंपनीज होगी, इसके अलावा हम देखेंगे कि सीमेंट कंपनी जो कि फोकस में रहेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंश्योरेंस पर भी फोकस होगा, क्योंकि इंश्योरेंस की दरें हो सकते हैं कि 5% वाले स्लैब में उनको डाल दी जाए। तो ये तमाम सेक्टर, तमाम ये आगे ये स्टॉक्स फोकस बनेंगे, उन पर बारीकी से हम आगे भी चर्चा करेंगे कि पीएम के ऐलान से और आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। लेकिन एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने टॉप 10 बैंक एनबीएफसीज की रेटिंग बढ़ाई है, अगेन एक बड़ा पॉजिटिव। तो ग्लोबल पॉजिटिव, पीएम मोदी के ऐलान पॉजिटिव, जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं या फिर जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो काफी पॉजिटिव है। और हम क्रूड को भी देख रहे हैं कि क्रूड भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, $66 के नीचे ब्रेंट आके अब टिका हुआ है, वहां से कोई स्पाइक हम देख नहीं रहे। अब बाजार आज जो गैप के साथ शरद खोलने जा रहा है, और देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा कि लास्ट टू लास्ट वीक कि 24,350 के नीचे 3 बार निफ्टी गया और वहां से रिबाउंड करके ऊपर आया। लास्ट वीक 2 बार हमने देखा कि 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई, यानी कि 100 ईएमए का जो लेवल था 24,600 के थोड़ा सा नीचे, उसको पार करके ना सिर्फ निफ्टी वहां पर टिका बल्कि उसको अच्छे से सस्टेन भी किया। और ये गैप के साथ बाजार आज खुलने जा रहा है। 25,000 के आसपास संकेत तो मिल रहे हैं कि ओपनिंग होगी। देखते हैं कि क्योंकि हम 24,800 के हर्डल की एक बातचीत कर रहे थे, अब ये हर्डल शुरुआत में ही आपको पार होता दिखेगा, गैप के साथ बाजार खुलता दिख रहा है। 25,000 एक छोटा सा विराम होगा बाजार के लिए, और 25,000 के ऊपर जब निफ्टी निकलता है तो बाजार में आप बड़ी तेजी देखेंगे, क्योंकि आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी को लेकर जो तनाव था कि ट्रंप के रुख में क्या होगा, क्या दिक्कतें और बढ़ेंगी, तो वो थोड़ी चिंता दूर होती हुई दिख रही है। बाकी यूएस फेड के अगर इंटरेस्ट रेट का सपोर्ट अगर मिल जाता, अगर दरें वहां पर घटती हैं, तो ये अगेन आईटी के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंडिंग वगैरह अगर सुधरती है तो फिर आईटी कंपनीज के लिए स्रोत थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें होंगी। तो टैरिफ की अनिश्चितताओं को बाजार अब भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इंट्राडे में भी अगर कोई गिरावट आती है तो मेरा मानना है कि खरीदारी करना चाहिए। 24,300 ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। मेरा मानना है कि 24,300 से 400 के नीचे जाएगा नहीं निफ्टी, अभी हम लग नहीं रहा है, तो वहां तक मामला काफी सुरक्षित लग रहा है। शॉर्ट नहीं करें बाजार में, अब रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बाजार में अब हम देखेंगे। और एफआईज अब तक बेच रहे थे, लेकिन उनकी भी वापसी हम शायद देख सकते हैं। 8.3% उनके इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग होल्डिंग है, और अब यहां से हम आगे मूव होते हुए देखेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे जुलाई में अब तक नेट उनकी बिकवाली करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो गई है, करीब 60,000 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज ने की है। तो डीआईज लगातार सपोर्ट दे रहे थे, और एफआईज का भी सपोर्ट निश्चित तौर पर मेरा मान के चलना है कि ये हफ्ता आप देखेंगे कि ना सिर्फ अच्छी खबरों का बल्कि एफआईज के शॉर्ट कवरिंग का बाजार को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। और 25,000 के ऊपर बाजार को आप हम देखेंगे कि तेजी से 5वें गियर में बाजार को चलते हुए, तो तेजी का मोमेंटम है। और गिफ्ट निफ्टी देखिए यहीं पर थम नहीं रहा है, जो भी 270 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था, अब 313 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक के लगे हाथ में बातचीत कर लेता हूं। 55,000 से 56,000 की रेंज में हमने देखा है निफ्टी बैंक को। 55,000 के नीचे भी गया, बट वहां से रिबाउंड लेके ऊपर आया। और ये अब एसएनपी ग्लोबल की तरफ से बैंक एनबीएफसीज की जो रेटिंग अपग्रेड की गई है, अगर देखिए कंजम्पशन की अगर स्थिति सुधरती है तो निश्चित तौर पर एनबीएफसीज की भी स्थिति सुधरेगी, क्योंकि लोन की डिमांड आती है कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए, तमाम चीजों के लिए। अब बैंक को लेकर अच्छी कमेंट्री आई है। अगर इकोनॉमी की अगर स्थिति यहां से बेहतर होती है तो बैंकिंग स्टॉक्स एक बैरोमीटर के तौर पर काम करते हैं। तो बैंकिंग एनबीएफसीज के लिए जो एसएनपी ग्लोबल का जो स्टेटमेंट आया है, जो रेटिंग अपग्रेड आया है, वो आज बाजार के लिए अच्छे से काम करेगा। और आप मान के चलिए कि आप हो सकता है कि 56,000 के ऊपर आप निफ्टी बैंक को निकलते हुए देखें। 55,500 एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 56,000
एक ये इमीडिएट टारगेट है, इसके ऊपर भी आप निफ्टी बैंक को आप देखेंगे और 57,200 से हम गिरे थे, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे नहीं लगता कि बाजार को अब ज्यादा सत्र लगेंगे। देखिए, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अभी भी है, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन बाजार इसको धीरे धीरे डिस्काउंट करेगा। और पहले मूडीज के स्टेटमेंट आया, क्रिस वुड का स्टेटमेंट आया, जेफरीज का फ्रीड इन गियर में, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हो सकता है कि ट्रंप इस फैसले को रिविजिट करे और वापस भी ले, क्योंकि अमेरिका के हित में नहीं है। तो अच्छी चीजें यहां से होने की शुरुआत हो गई और मेरा मानना है कि बाजार के लिए संकेत बताने की जरूरत नहीं है, आंकड़े खुद बोल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 300 अंक ऊपर ये खुलने के संकेत दे रहा है। सारे ही आप कह सकते सिलेंडर्स अब फायर कर रहे हैं और जो भी ग्लोबल क्यूज है वो पूरी तरह जो है बाजार डिस्काउंट कर चुका है। अब इंडिया की बारी है, कंजम्पशन की अपमूव है और हर सिलेंडर जो है फायर कर रहा है। अब ग्लोबली रेटिंग एजेंसीज का भी सपोर्ट आ रहा है। लेकिन चलिए हमारे साथ हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। सोमिल मेहता मेरा एसेट शेयरखान से जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सोमिल, बहुत शानदार जो है ओपनिंग आज एक्सपेक्टेड है, गैप अप ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन से किस तरह अब देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर तो अब आ ही गया है, जो हम ट्रैक कर रहे थे 6-7 हफ्ते से, जो एक फ्रस्ट्रेशन था, एक रेंज बाउंड मार्केट था, फिर लगता है एक नए ट्रैजेक्टरी में आ सकता है। तो सोमिल बताएं किस तरह निफ्टी बैंक को अब आप देख रहे हैं? अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी के चार्ट को देखें, तो लास्ट 6 हफ्तों से एक गिरावट देखी गई है। लास्ट वीक पहली बार एक पॉजिटिव क्लोज आया विद ट्रिपल बॉटम ऑन द डेली चार्ट्स, वेरी क्लोज टू 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये संकेत देता है कि एक पॉजिटिविटी थी, डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टार्ट था लास्ट वीक में। अब जो रेंज हमने देखी 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन में, एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था 24,350 और 24,700 750 के, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब हम देखेंगे कि ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है विद अ गैप अप ओपनिंग। मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी क्लोजिंग ओपनिंग अबाउ 20 and 40 डेली मूविंग एवरेज, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब यहां से अगर हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर गैप अप ओपनिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बहुत अच्छे सपोर्ट्स से हम ओपन कर रहे हैं ऊपर की तरफ, दैट इज अ वेरी गुड साइन। यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हैं वो डेफिनेटली 25,000 के बनते हैं, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आज ही अचीव हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग हाई है दैट इज 25,250। तो ये एक टारगेट इन द वेरी शॉर्ट टर्म लेके चल सकते हैं। हाईज बनाए थे 25,600 के, 25,700 के, दैट विल बी द नेक्स्ट टारगेट। बट इस समय मुझे लगता है कि हमें 25,250 के टारगेट्स लेके चलना चाहिए फॉर द वीक प्रोबेबली, बिकॉज मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, वेरी सिमिलर सिचुएशन, 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड मूवमेंट थी बिटवीन 54,900 और लोअर एंड था, और अपर एंड था 55,700। अब हम आज गैप अप ओपनिंग करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही ओपन करेंगे, विच विल बी 56,000। अब यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाई सिग्नल है, और यहाँ से जो नेक्स्ट स्विंग हाई है ऊपर की तरफ, दैट विल बी द नेक्स्ट टारगेट विच इज 56,600 और उसके ऊपर 57,300। तो ये सारे लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख के पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स है, सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन है, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव मूव्स हैं, तो उस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए रादर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी। जी बिल्कुल, देखिए ब्रेकिंग आ रही है, गिफ्ट निफ्टी 25,000 के पार आ गई है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा लेवल्स टच करके थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है, लेकिन देखिए बहुत अच्छा न्यूज़ देखने मिल रहा है सुबह को। गिफ्ट निफ्टी जो है 25,000 लेवल्स के ऊपर, यानी कि 300 पॉइंट ऊपर जो है खुलने के संकेत आ रहे हैं। लेकिन सोमिल, टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे आपके आज?
सबसे पहले तो मैं डिफेंस में ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज डिफेंस में बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट आया है, बहुत अच्छा करेक्शन आया है। मजगांव डॉक में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, कंसोलिडेशन हुआ है, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है मजगांव डॉक पे। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है वो 2600 का रखना है, और ऊपर में जो टारगेट बनते हैं वो 3100 के बनते हैं। इनफैक्ट इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी ये बहुत अच्छा लगता है। मीडियम टर्म आउटलुक में 3400 तक के टारगेट्स भी बन सकते हैं, लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म में 3100 के टारगेट्स। दूसरा जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है दैट इज इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ ऑलरेडी फ्राइडे के दिन में ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक, इन द शॉर्ट टर्म आउटलुक बहुत ही बढ़िया रैली देखने मिल सकती है। इंडियन होटल्स में शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 758 का, और टारगेट ऊपर में होगा 810 पर। ठीक है, 810 रुपए के टारगेट होंगे इंडियन होटल्स के लिए। मजगांव डॉक की बात करें तो 3100 रुपए के टारगेट होंगे। 2600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको मजगांव डॉक खरीदना है। तो जो सुरक्षा कवच की जो बातचीत की है पीएम मोदी ने, देश में डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जो बातचीत की है, आप डिफेंस सेक्टर में आज शानदार तेजी देखेंगे। और जो उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में भी जेट इंजन बनाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अभी तो क्या है कि जी के साथ एचएएल का ज्वाइंट वेंचर है, उसमें ये बनाते भी हैं, इंजन बनाते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया और बिल्कुल संपूर्ण स्वदेशी। तो आप एचएएल को भी फोकस में रख के चलिए, देखते हैं कि आज रिएक्शन कैसा आता है। तो ये सोमिल भाई से तो ये 2 शेयर मिल गए, लेकिन आज आपको ना मतलब ये चूज करने में हो सकता है कठिनाई हो कि कौन से शेयर खरीदें, कौन से शेयर छोड़ें, क्योंकि आज पूरे बाजार में आप कंजम्पशन, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी वाले जो शेयर हैं, ये तमाम शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और पीएम मोदी के ऐलान जो हैं कई सेक्टर्स में आज जोश भरने का काम करेंगे। तो स्टॉक्स इन न्यूज में निश्चित तौर पर उन पॉइंट्स की अधिकता होगी। और जरा समझ लेते हैं शरद से कि आज आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। शरद बताइए, आज खबरों वाले शेयर कठिन रहा होगा लिस्ट बनाना आज तो। बहुत बहुत कठिन था अभिषेक, और मैंने बहुत कोशिश की कि सेक्टर्स को एक साथ जोड़ के रखो, क्योंकि आज बहुत चीज स्टॉक्स में जब मोमेंटम आ सकता है, बहुत सेक्टर्स में आ सकता है। तो एग्जैक्ट खबरें वाले शेयर्स तो हार्डली 1 या 2 हैं, 8 या 10 तो सेक्टर या थीम ही है। एक एक करके हम बताते हैं। और खास करके जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच था पीएम मोदी का, वहाँ पे जीएसटी पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वो कर रहे थे, हिंट्स दे रहे थे, हमारे सोर्स बेस्ड स्टोरीज भी थे, और इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे सेक्टर्स में भी जो है नज़र रहने वाली है। तो उसके कारण ये सारे सेक्टर्स में आज वॉल्यूम्स में मूव देखने मिल सकता है। सबसे पहले कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स, वाइट गुड स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स, इन पे जो है नज़र रखेंगे। अब जीएसटी की रेट की जो रैशनलाइजेशन हो सकती है, जहाँ पे सिर्फ 2 ही जो है टैक्स स्लैब्स रहेंगे, एक 5% का और एक 18% का। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 18 या 28% का, उसमें गिरावट देखने मिल सकता है उन टैक्स स्लैब रेट में। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लीजिए, वाइट गुड स्टॉक्स लीजिए, टेक्सटाइल स्टॉक्स लीजिए, यानी कि ऑटो स्टॉक्स भी लीजिए, कोई एंट्री लेवल गाड़ी है तो इन सब पे जो एक बेनिफिट आ सकता है। लेकिन याद रखिए, कस्टमर को बेनिफिट तभी मिलता है जब कंपनी प्राइस अपनी गिराती है। तो अगर उनको रेट कट की बेनिफिट आ रही है तो वो पास ऑन भी करना ज़रूरी होता है। सीमेंट स्टॉक्स रेट कट 28% से 18% तक हो सकता है। वही हाल ही में S&P की जो अपग्रेड हुई है सोवरेन रेटिंग भारत की, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है इंफ्रा और सीमेंट स्पेस को लेके। और सीमेंट स्पेस में एक चीज़ और मैं बता दूं अभिषेक, कि इस महीने भी जो है प्राइसेस फर्म रही हैं। मॉनसून सीजन के बावजूद प्राइसेस में गिरावट नहीं है, यानी कि डिमांड है। फर्टिलाइजर स्टॉक, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, इन स्कीमें पे भी नज़र रखिए। पीएम मोदी ने कहा है कि ये सेगमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, आत्मनिर्भरता इस सेगमेंट्स में दिया जाएगा, तो इसमें जो है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। हालांकि सिन या लग्जरी गुड्स पे 40% का जो है टैक्स लग सकता है जीएसटी में। तो आईटीसी, नज़ारा टेक, डेल्टा कॉर्प, ये सारे स्टॉक्स जो लग्जरी और सिन गुड्स में आते हैं उन पे नज़र रखिएगा। नेगेटिव रिएक्शन भी आ सकता है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और बाकी भी स्टील पाइप कंपनीज पे नज़र रखेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री रेकमेंड कर रही है एक्सटेंशन सेफगार्ड ड्यूटी स्टील इंपोर्ट्स पे, और अगले 3 साल के लिए एक और एक्सटेंशन की बात चल रही है। तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव रहने वाला है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसे कंपनीज के लिए। और बाकी जो
पाइप मैन्युफैक्चरर्स हैं, एपीएल अपोलो, हरिओम पाइप, संभव स्टील, इनको भी बेनिफिट देखने मिल सकता है। स्विगी की बात करें तो प्लेटफॉर्म फीस को उन्होंने हाइक कर दिया है, 14 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया। ये फेस्टिव सीज़न का हाइक है। जो अर्लियर जो हाइक था वो 10 से 12 रुपये का था। तो न्यू एज टेक स्टॉक्स पे भी जो है नज़र ज़रूर रखिएगा, खास करके जो फेस्टिव का थीम है, जो हम आपको पहले ही ये ट्रेंड बता दिए थे 18 ऑफ स्वदेश में। S&P अपग्रेड जो है 7 इंडियन बैंक और 3 इंडियन NBFCs को किए हैं टोटली। एक टाइप से आफ्टर इफेक्ट आ रहा है सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड का। तो BFSI स्पेस में भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और ऑफ कोर्स ICICI बैंक, HDFC बैंक उतना भी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं निफ्टी बैंक के रैली में, तो यहाँ पे भी एक केस बनता है शॉर्ट कवरिंग का। वोडाफोन आइडिया कमज़ोर नतीजे आए, हालांकि लॉसेस नैरो हुए। आरपू में कुछ उतना जो है चेंज नहीं आया, 165 रुपये इस क्वार्टर पे था। जो लास्ट सिक्वेंशियल क्वार्टर था वो 164 रुपीज़ का था। ग्लेनमार्क फार्मा मिले जुले नतीजे आए हैं और मार्जिन्स में यहाँ पे दबाव पड़ा, लेकिन एक आउटलायर हो गया ग्लेनमार्क फार्मा, क्योंकि इनके बाकी पीयर्स ने अच्छे नंबर्स दिए थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा किए थे। तो यहाँ पे देखना होगा कि ये अपने पीयर्स को क्यों लैग करे, तो ये नेगेटिव ज़रूर रहेगा स्टॉक के लिए। और आखिर में बोरोसिल की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन नेट प्रॉफिट 87% बढ़ा, मार्जिन्स में 94 बिप्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी उछाल देखने मिला। तो लार्जली अर्निंग स्पेसिफिक तो बहुत कम स्टॉक्स हैं। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और जिस तरह PM मोदी की स्पीच थी उससे जो है ज़्यादा आज सेक्टर्स पे अप मूव देखने मिलेगा। लेकिन ये तो हो गई बात, लेकिन अब चलिए हमारे साथ गौरांग सर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गौरांग सर। शरद हियर। सर बताएं, अब तो बाजार में जो है सारे ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं। ओवर द वीकेंड इतने सारे न्यूज़ फ्लोज आए, सब में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। बाजार भी लगभग 25,000 लेवल्स पे खुल सकता है, 300 पॉइंट ऊपर है। ज़रा बताएं। धन्यवाद शरद, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हिंदी में एक कहावत है कि जब नकारात्मक परिस्थिति अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं परमात्मा कुछ संदेशे ऐसे देते हैं जहां से थोड़े बहुत सकारात्मक और उजाले की एक किरण आपको दिखाई देती है। और मैं परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि एक जीव जो अमेरिका में बैठा है, राष्ट्रपति ट्रंप नामक, उसको सद्बुद्धि दे और एक जमीनी स्तर पर सोच विचारधारा रख करके आगे बढ़े। अब दिखते हैं ऐसे आसार कुछ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्वातंत्र्य दिन पर लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है GST के दरों को लेकर के, और उसके बीच में अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने हमारे जो रेटिंग है सॉवरेन रेटिंग वो BBB- से BBB कर दिया है। तो ये चीज मेरे ख्याल से उस मानव जीवी को शायद दिखनी चाहिए कि उसी की देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत को एक स्तर ऊपर ला करके खड़ा देती है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी बहुत गैप अप होने की संभावना है और हमारी विचारधारा हमने बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखी थी। जब ये नकारात्मक परिस्थिति थे, आपसे भी बात करते हुए, हमारे मित्र और आपके सहयोगी अभिषेक से भी बात करते कि खराब बाजार में ही बहुत बड़े मौके होते हैं आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि टैरिफ को लेकर के पूर्ण तरीके से स्पष्टता आ गई है। अभी तक तो ये भी पता नहीं कि 25 अगस्त को अमेरिका का जो गुट आने वाला था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ सूत्र के द्वारा पता चल रहा है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ये स्पष्टीकरण नहीं किया गया। और फिर वो 27 अगस्त पर अतिरिक्त 25% की टैरिफ वगैरह, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना है। क्या हम 24,650, 24,700 पर जाकर के टिक पाते हैं या नहीं, ये देखना बहुत ही अनिवार्य होगा। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स पे तो नज़र ज़रूर रहेगी और बाज़ार के संकेत तो अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं खुलने के। लेकिन चलिए एक बार ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ रही है। गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हैं। इसके नतीजे आए थे और नतीजों के बाद कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 141 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इस तिमाही में मार्जिन ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा था। याद रखें, प्रोडक्ट मिक्स कंपनी का इंप्रूव हुआ जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन नजर आया। मैनेजमेंट का मानना है कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री
मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ FY26 में रिपोर्ट कर पाएगी, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। LCV सेगमेंट स्लाइटली हायर ग्रोथ रेट रिपोर्ट कर पाएगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, और मैनेजमेंट का मानना है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। 141 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य अशोक लेलैंड पर रखा है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल ही नहीं, अवेंडस की भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने ऐड की रेटिंग बरकरार, पहले 125 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य था, वो अब बढ़ाकर 140 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। अवेंडस का मानना है कि फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी एक्सपेंशनरी डिमांड जो कंपनी एंजॉय कर रही है उससे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आएगा। इसी के साथ 2000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट कंपनी ने FY27 के लिए किया है। तो दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया स्टेबल है और टारगेट प्राइस यहां पर अवेंडस ने बढ़ाया है। और लास्ट में बात करेंगे दीपक नाइट्राइट की, जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखी है। 1630 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कई सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर मार्जिन्स कमज़ोर रहेंगे। एक है फिनोलॉजिक सेगमेंट और दूसरा है इंटरमीडिएट सेगमेंट। तो इन दोनों सेगमेंट में मार्जिन कमजोरी नजर आएगी, लेकिन FY26 के लिए 800 से 1000 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है और म्यूटेड परफॉर्मेंस है, और मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड्स के चलते भी कंपनी का परफॉर्मेंस अगले कुछ क्वार्टर्स में म्यूटेड ही रहेगा, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय अभी भी बरकरार रखी है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। ठीक है, ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे। और आज आपको जो शेयर खरीदने भी है ना, मतलब ये देखना है कि पैसे ज़्यादा कहाँ पर बनेंगे। अदरवाइज बाजार में आज चौतरफा तेजी की उम्मीद है। 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। तो जरा एक्सपर्ट्स की मदद को और बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सावंत। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आपने कौन से शेयर चुने हैं आज के सत्र के लिए? 2 से अगर ज़्यादा भी हो प्रशांत जी ना तो चलेगा, आज के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया शेयर होनी चाहिए बस। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो नॉर्मली जब इस तरह का यूफोरिक ओपनिंग हो तो मैं थोड़ा प्राइस सेटल होने के लिए वेट करता हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखता हूँ। वो हिसाब से जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि इसी जोन में, यानी 826 पे क्लोज हुआ था, 830 के आसपास मिल जाए तो मैं SBI में खरीदारी करना चाहूंगा। एक पोजिशनल अप्रोच रखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 820 स्पॉट क्लोजिंग 820। जो टारगेट्स में देख रहा हूँ वो होगा 850 से लेके 855, 850, 855। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक न्यू स्विंग हाई बनने की। तो वो हिसाब से एक पोजिशनल रणनीति, बट अगर 830 के ऊपर ओपन हो तो मैं इसको अवॉइड करूँ। अच्छा, 830 के ऊपर ओपन होगा तो फिर अवॉइड करेंगे SBI। वैसे 855 तक के टारगेट SBI में देख सकते हैं। सौमिल, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अब क्या है ना कि 3 दिन का लंबा वीकेंड हो गया, लोगों ने खुद भी एनालिसिस कर ली। हमारे जो व्यूवर्स हैं काफ़ी वो सचेत भी रहते हैं और काफ़ी समझदार भी हैं, और एक जो जनरल जो अवेयरनेस है वो बड़ी है। ऐसा नहीं कि अब उनको ये बताना है कि नहीं ऑटो शेयर चलेंगे, आज सीमेंट शेयर चलेंगे, नहीं, सबको पता है वो। अब ये जानना है, आप एज ए टेक्निकल एनालिस्ट जरा मदद कीजिए कि अगर आज 2 व्हीलर में तेजी होनी है तो आपको गुंजाइश कहाँ पर दिख रही है गैप के साथ ओपनिंग के बावजूद भी? इंश्योरेंस में अगर एक शेयर लेना है गैप के बाद भी तो आपका कन्विक्शन कहां पर है? अगर सीमेंट में कोई शेयर लेना है गैप के बाद भी तो आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? तो ये जरा एक एक सेक्टर से एक एक शेयर अगर आपने आइडेंटिफाई अगर किए हो या फिर अगर आप करा पाए तो ये आई थिंक ज्यादा राहत की बात होगी और ज्यादा मदद वाली चीज होगी हमारे दर्शकों के लिए। श्योर डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं और मीडियम टर्म पे हम फोकस नहीं करते हैं। और मीडियम टर्म में जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बड़ी रैली हो सकती है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है रादर देन शॉर्ट टर्म स्टॉक्स। पहला जो सेक्टर मैंने पहले भी बात की, पहला जो सेक्टर मैं चूज कर रहा हूँ वो है डिफेंस। डिफेंस में क्या हुआ है कि बहुत ही अच्छी रिट्रेसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप देखें, मज़गांव डॉक है, HAL है, BEL, 3 स्टॉक लेके चलते हैं
पहला स्टॉक हम लेके चलते हैं HAL। ठीक है, मज़गाओ डॉक की बात ऑलरेडी हमने की है। HAL में जो करेक्शन हमने देखा 5150 के आसपास का हाई बनाया था, उसके बाद नीचे में 4330 का लो बनाया। तो ये बहुत ही अच्छा करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अब ये करेक्शन होने के बाद जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो ऑलरेडी अप है। तो यहाँ से जो सपोर्ट लेकर यहाँ से जो अच्छी मीडियम टर्म में एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है वो डिफेंस सेक्टर में, और HAL मेरा फेवरेट पिक होगा। इनफैक्ट मज़गाओ डॉक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये दोनों स्टॉक पे आप ध्यान रख सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो HAL में मीडियम टर्म के लिए, एक पोजिशनल प्ले के लिए 4330 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 5000 प्लस के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करूंगा इन HAL। अब आते हैं फार्मा सेक्टर पे। फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक मुझे लगता है कि वेरी रिसेंटली एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला है, वो ब्रेकआउट में लुपिन आता है, और लुपिन में मुझे लगता है कि हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। थोड़ी सी गिरावट हमने फ्राइडे के दिन देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के गैप अप के बाद अगर 2020 के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है, एक गैप अप हो जाता है, तो 2020 के ऊपर ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया मीडियम टर्म में चल सकता है। पहला टारगेट होगा 2150 और दूसरा टारगेट होगा 2225। तो ये एक लूपिन हो गया इन फार्मा सेक्टर। इवन सिप्ला बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा सेक्टर है जो PSU है, जो मैं इस पे भी फोकस करना चाहूंगा। PSU में ऑलरेडी अच्छा बस था लास्ट वीक में, और अभी भी मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू हो सकता है। एक स्टॉक है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। आज जो गैप अप होगा उसमें वो ब्रेकआउट ऑलरेडी गैप के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जो स्टॉप लॉस लगाना है मीडियम टर्म के लिए, दैट विल बी 237। ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा मीडियम टर्म के लिए, और ऊपर में 260 और 270 के टारगेट्स में डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा और एक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में मीडियम टर्म आउटलुक में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी लास्ट वीक हमने देखा है, और ये ब्रेकआउट में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। जो टारगेट्स बनते हैं वो 2600 के पहला टारगेट, 2750 का दूसरा टारगेट होता है। जो स्टॉप लॉस लगाना है 2454 पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आज गैप अप होता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन ये मीडियम टर्म आउटलुक में ये सारे ही स्टॉक्स मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल। सोमिल, एशियन पेंट्स का एक बार टारगेट प्राइस फिर बता दें। जो शॉर्ट टर्म में टारगेट है वो 2600 का बनता है, और मीडियम टर्म के टारगेट्स 2760 के बनते हैं, 60-50 के बनते हैं। लेकिन ये मीडियम टर्म में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उसके ऊपर भी जा सकता है, तो ट्रेल करके चले अपना स्टॉप लॉस। तो एशियन पेंट्स पे भी हमारी नज़र रहेगी कि लेवल्स पे जो है फोकस रहेगा। गौरांग सर, एक और अनाउंसमेंट आया था, हालांकि ये अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट कहेंगे थर्सडे के क्लोजिंग आज में आया था। वो था कि S&P ने जो है अपग्रेड कर दिया है 18 साल बाद भारत का सॉवरेन रेटिंग्स। इनिशियली ऑफकोर्स BFSI में भी कुछ अनाउंसमेंट्स आए कि अपग्रेड्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअली इंफ्रा स्पेस जो बहुत दिन से अपमूव नहीं आ रहा था, और जिस तरह देखें अभी बैलेंस शीट और डेट लेवल्स भी अभी हल्का ही है, प्राइवेट कैपेक्स ज़्यादा नहीं पिकअप हुआ, आपको लगता है कि अब वो इंफ्रा स्पेस पे एक अच्छी अपमूव आ सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है टैरिफ को लेकर के, ये कहीं ना कहीं, और मैंने काफी बुद्धिमानी जीवों को हमारे सरकार के तरफ से पिछले हफ्ते 10 दिन में काफी कुछ टिप्पणियां करते हुए सुना है, और काफी लोगों ने ये बताया है शरद के हमें हमारी जो घर की परिस्थिति है उसको ठीक ठाक करना चाहिए। एक बड़ा कदम जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने घोषणा की है 15 अगस्त को GST को रैशनलाइज करने के लिए, वो कदम उस तरफ है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अगर हमें हमारी विकास दर बढ़ानी है, अगर हमें हमारा स्तर जो है यहाँ से और ऊपर जल के जाना है, अगर हमें विश्व भर में सबसे बड़ी उत्पादन अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा जो है उसको जमीनी स्तर पर मुकम्मल करना है, और उसके साथ साथ हमें नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है,
तो ये जो पूरा समीकरण है, मेरे ख्याल से आप जब तक आपके देश में जो ढांचा है, जो मौजूद ढांचा है, उसको आधुनिकीकरण करना चाहिए और आधुनिकीकरण का उपयोग करके जो नए ढांचे हैं उनको खड़ा करना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये क्षेत्र एक ऐसा भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आती हैं, उस पर ज्यादा निर्भर नहीं है। तो हमारी रिसर्च टीम, अभी आपने ये प्रश्न पूछा तो एक छोटा सा डिस्क्लोजर पहला देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अब आते हैं कौन सी वो कंपनियां हैं निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में। शरद, एक तो 8 दशक से ज्यादा स्थापित हमारे देश में कंपनी, चौतरफा फैला हुआ कारोबार है, वो है लार्सन एंड टोब्रो, LNT। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हाइड्रोकार्बन, कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट, डिफेंस, बहुत ही फैला हुआ कारोबार है। तो लार्सन एंड टोब्रो के साथ साथ एक छोटी कंपनी है जिसका नाम हुआ करता था नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अब उसका नाम है NCC लिमिटेड। इसके साथ और एक छोटी मझौली कंपनी है जिसका नाम है HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। तो ये कुछ विकल्प है। और एक है PNC इंफ्रा टेक। तो ये कुछ विकल्प है और हमें लग रहा है कि केंद्रीय स्तर पर तो सरकार खर्चा करेगी निर्माण कार्य के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ राज्य सरकारें भी मेरे ख्याल से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ेगी हर एक राज्य में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए और जो पुराना ढांचा है उसको दुरुस्त करके आधुनिकीकरण करने। जी बिल्कुल, यहाँ पे ज़रूर नज़र रखें NCC, PNC, इंफ्राटेक और LNT, इन स्टॉक्स पे जो है इंपॉर्टेंट व्यूज़ बन रहे हैं गौरांग सर के। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है स्टॉक्स एंड व्यूज़ और किस तरह बाजार खुलने वाला आज, सारी चीज़ पे जो हमारी नज़र रहेगी। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। मैं आपके साथ हूं अभिषेक सत्यव्रता, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे और कविता थपलियाल भी हमारे साथ स्टूडियो में, मुंबई स्टूडियो से जुड़ गई हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको लगातार इन्वेस्टमेंट के, ट्रेडिंग के बेहतरीन आइडियाज दे रहे हैं। गौरांग शाह हैं जो फंडामेंटली आपको गाइड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो बाजार में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। आज GST में राहत के चलते और हम देख रहे हैं कि जो खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड ग्लोबल बाजारों से या फिर बड़ी रेटिंग एजेंसी से, आपके लिए ट्रेड के अच्छे मौके कहां पर बनेंगे, पोजिशनल ट्रेड के, ये बता रहे हैं सौमिल मेहता। और बढ़िया बढ़िया ट्रेड आपको प्रशांत सावंत भी बता रहे हैं। हालांकि थोड़े से कॉशियस हैं, गैप के साथ खुलने को लेकर थोड़ा उत्साह नरम सा लग रहा है। लेकिन प्रशांत जी कोई तो शेयर बताइए। आपने SBI का नाम लिया, उसके बाद फुल स्टॉप हो गया सब। क्योंकि आज तो सेक्टर्स की लिस्ट लंबी है, कोई हिडन जेम्स निकाल के लाइए कुछ। तो अभिषेक जी, मैं थोड़ा ओपनिंग के लिए वेट करूंगा, एक 4-5 मिनट प्राइस सेटल होने दीजिए, उसके बाद फिर डिसीजन लेना चाहूंगा। ठीक है, 5-7 मिनट सेटल हो जाए उसके बाद डिसीजन लेंगे। लेकिन आज के अगर हम सेक्टर की बात करें तो आप ये देखिए कि जो वाटर हीटर बनाती हैं, गीजर बनाती हैं कंपनीज, उनके लिए पॉजिटिव है। यानी कि पॉलीकैब भी आप अपने फोकस में रख के चलिए। जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं, होनासा कंज्यूमर हो गया या फिर नायका हो गया, उनके लिए भी राहत है क्योंकि GST का बोझ उन पर भी कम होगा, तो ये सेगमेंट भी फोकस में रहेंगे। गौरांग सर, होनासा और ये नायका आज हो सकता है कि हम इनमें भी तेजी देखें। आप कितने कन्विंस्ड हैं इनकी तेजी को लेकर? हालांकि अगर हम IPO के भाव से देखेंगे ना तो फिर देखिए थोड़ी निराशा होगी, लेकिन वैसे आपको लगता है कि लोअर लेवल से मौके बन सकते हैं? इस बीच गौरांग आप जवाब दें, उससे पहले मुझे एक चीज पूछनी है। मुझे तमाम के पैनलिस्टों से और मेरे को एंकर से पूछना है कि इंडिपेंडेंस डे की सेल्स का किसने कितना फायदा उठाया है। गौरांग, क्योंकि सवाल आपसे पूछ ही लिया गया था तो आप ही से शुरू करती हूँ। कुछ सेल्स बिल्स में खरीदारी की है? सॉरी कविता, आपको तो पहले तो प्रणाम और शुभ प्रभात। मैंने आपकी आवाज और प्रश्न मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। इंडिपेंडेंस डे की सेल्स का कितना फायदा उठाया है आपने? तमाम गेस्टों से और को एंकर से मेरा ये सवाल है। देखिए, हमने तो पहले तो प्रातःकाल उठ करके जिन लोगों ने हमारे देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी जी, उनका हमने धन्यवाद किया। बिल्कुल। और हमारे देश की प्रगति और उन्नति
निरंतर आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल। इसके लिए परमात्मा को पहले तो धन्यवाद किया जो भी दिया है, और आने वाले भविष्य में उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे बिल्कुल। देश के ऊपर और हम सब नागरिकों के ऊपर। बिल्कुल। ये प्रार्थना की और आखिरकार ये तिरंगा तो लहरा स्वतंत्रता करके सलामी दिन दी। की, स्वतंत्रता दिवस के दिन की आपने प्लानिंग की है। सेल्स और खरीदारी की प्लानिंग मेरे ख्याल से भारतीयों ने बहुत पहले से ही कर रखी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की जो खरीदारी हुई है, और क्योंकि अभिषेक ने आपको कुछ ऐसे ही कंजम्पशन सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स पे सवाल पूछा था, और उसी पर ही मैं बताना भी चाहती हूं कि कितना बढ़िया रह सकता है अब की बार मोमेंटम खरीदारी का, वो हमें इंडिपेंडेंस डे की सेल से ही आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक और शरद और बाकी तमाम पैनलिस्ट भी इस बात से मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखते होंगे, लगभग 8 से 10% तक का हमने फूड ट्रैफिक और सेल्स आती हुई देखी है। 8 to 10% अक्रॉस कैटेगरीज। हम एफएमसीजी खरीदारी की बात करें, हम व्हाइट गुड्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, शरद यहाँ पर जमकर लगता है लोगों ने इंतजार किया है बकायदा इस टाइम का, और उसका फायदा उठाया है। जी बिल्कुल, मैं खुद 5 या 6 बार ऑर्डर किया हूँ खाना, बताइए। लॉन्ग वीकेंड, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, धड़ल्ले से, दोनों सेगमेंट पे आया है, और ऑफलाइन भी अच्छे डिस्काउंट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे डिस्काउंट्स है। तो गौरांग, हम क्या कह सकते हैं, जो सवाल आपको अभिषेक ने भी पूछा था, कि अब मोमेंटम बन गया है ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह, खासतौर से मैं रिटेल की यहाँ पर बात कर रही हूँ, इनमें बहुत दम है, क्या कहेंगे? तो कविता, मैं यहाँ पर थोड़ा और प्रकाश डालना चाहूंगा जी। पहले जो एक प्रथा चल रही थी ऑफलाइन टू ऑनलाइन, भीड़ उमड़ गई थी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। मेरा खुद का अनुभव ऐसा रहा, और शायद मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित जो महानुभाव है और आपका और आपके सहयोग का भी अनुभव रहेगा, कि आपको जो दिखाया जाता है ऑनलाइन पे, आप जब ऑर्डर करते हो और वो चीज जब आपके हाथ में आती है, तो बहुत बड़ा अंतर फर्क होता है, और ये कहीं ना कहीं निराशा पैदा करता है। और ये बदलाव मैंने खुद ने अपने आप में देखा है। तो मैं भी अब ऑनलाइन पर तो करता हूँ, मतलब ई कॉमर्स या फिर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, प्रयोग तो बिल्कुल करता हूँ, और पिछले 2-3 दिनों में तो काफी प्रयोग किया है स्विगी और जोमेटो का। लेकिन जब बाकी अन्य चीजों का प्रश्न आता है, तो मैंने ये प्रयास किया कि फिर से ऑफलाइन, यानी कि रिटेल फुटफॉल्स जा करके ट्रेंड या फिर शॉपर स्टॉप या फिर बाकी अन्य जो भी नामी रिटेल आउटलेट्स है, वहां जा करके उस चीज को महसूस करके मैं खरीदूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो भीड़ लगी हुई थी ऑफलाइन टू ऑनलाइन, अब वो घर वापस ही हो रही है, नहीं कि ऑनलाइन टू वापस ऑफलाइन, और वहां पर फुटफॉल्स भी बढ़ रहे हैं। तो एज अ डिस्क्लोजर, जो अभिषेक ने हमसे प्रश्न पूछा था एफएनएस ई कॉमर्स नाइकिया को लेकर के, इटर्नल यानी कि जोमेटो पर खरीदारी की राय है, पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, इन सब पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो त्योहार का सीजन होगा, ये ऑनलाइन पे तो आपको शायद ऐतिहासिक स्तर पर शायद ऑर्डर बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऑफलाइन में भी मेरे ख्याल से उतनी ही बेहतरीन तरीके से रुचि आपको फिर से लौटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरफ। और देखिए, फेस्टिव सीजन की शुरुआत भी हो गई है, और वैसे भी ये क्वार्टर जो होगा ना, डिमांड के हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। और एक और चीज़ होती है कि जो टैक्स रिलीफ जो सरकार ने दी थी बजट में, तो उसका थोड़ा डिलेड इम्पैक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट दिखने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और उसके चलते भी कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, जो इकोनॉमी वाले शेयर हैं, हम देखेंगे आज के सत्र में तेज़ी दिखेगी, बट ये चीज़ थोड़ी लंबी खींचेगी, यही आज एक दिन का मामला ही है नहीं। लेकिन प्रशांत जी, सीमेंट पर भी जीएसटी में कमी होगी। Q1 थोड़ा सा लैक लस्टर होता भी है, क्योंकि डिमांड थोड़ी सबड्यूड रहती है, शेयर भी हम देखते हैं कि एक रेंज में घूमते रहते हैं, और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, एक लंबी फहरिस्त है सीमेंट कंपनीज की। हम जब निवेश की बात करते हैं तो ये किसी के मन में कोई दुविधा नहीं होती है कि हाँ आप अल्ट्राटेक ले लीजिए। लेकिन अगर किसी को ट्रेड करना हो, और हमारे दर्शक तो वही हैं जो रोज ट्रेड करने आते हैं, थोड़ा पोजीशन लेके रख सकते हैं, तो आप बताइए कि सीमेंट में अगर किसी को पिकिंग करनी हो, तो आपके हिसाब से स्ट्रक्चर और चार्ट्स कहां पर अच्छे दिख रहे हैं? तो यहाँ पे अभिषेक जी, अगर हम देखें, एसीसी जो है वो बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है, बट वो बहुत ज्यादा प्रीएम करना होगा। इसके सामने मैं अगर अल्ट्राटेक देखूं तो ये 20 दिनों के एवरेज पे पहली बार डिप ले रहा है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली प्रीएम करना चाहूंगा। और जो लो बना था गुरुवार के दिन करीबन 12,450,
इसको स्टॉप लॉस रखूंगा पोजिशनली, और जो मेरा टारगेट होगा वो करीब 12,250 का स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 12,600 से लेके 12,700 तक। 12,600 से 700, 600 तो प्रशांत जी पहले ही दिख गया। आज की दिक्कत ये है, देखिए होता क्या है ना कि जब अच्छी खबरें बहुत आती है ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी पेंच एक जुड़ा होता है। अब दुविधा ये भी होती है कि अच्छी खबरें और अच्छे भाव ये भी नहीं मिलते हैं, सच्चाई तो ये भी है। अब देखते हैं कि अब ये 12,700 पे नजर रख के चलिए, 12,600 तो हम देख रहे हैं कि प्री ओपन में 2.5% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। और सिर्फ अल्ट्राटेक नहीं, आज आप जो भी सीमेंट शेयर उठा लीजिए, छोटे हो, मिड कैप हो, बड़े हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता है, आपको चौतरफा तेजी देखने को मिलेगी। तो ये 12,450 नहीं है, 12,450 सब स्टॉप लॉस कर दीजिए और 12,700 टारगेट कर दीजिए। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको हम सही करके फिर से स्क्रीन पर लेकर आ जाएंगे। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवांगी शारदा। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शिवांगी, काफी पढ़ाई लिखाई हुई होगी वीकेंड पर, 3 दिन का समय मिला था, और किसको छोड़े सवाल ये रहा होगा। तो बताइए, तमाम गुणागणित के बीच में आपने कौन से शेयर चूज किए हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेस्टिविटी का सीजन है और सीजनैलिटी वाइज भी हम देखते हैं कि कंजम्पशन स्टॉक्स में इन क्वार्टर्स में काफी अच्छा पिकअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इंडिगो पर, जो काफी दिनों से भी मैं रीआइट्रेट कर रही हूँ। लास्ट वीक भी हमने इंडिगो डिस्कस किया था लास्ट मंडे को, और इस यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले पूरे 1 हफ्ते में किस तरह से रिटर्न हुआ है। फॉलो अप काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कंटिन्यूसली हायर्स बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है, यानी कि बाइंग जो है वो काफी अच्छी तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 6250 के टारगेट्स के लिए, और 5900 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। चलिए, तो इंडो ग्लोब एविएशन में शिवांगी की ये राय है, लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और नवरत्न स्टॉक्स की लिस्ट इनके पास है। शरद, बताइए क्या है एक्शन आपकी लिस्ट में आज? ये बिल्कुल, आज जीएसटी अनाउंसमेंट पे जो है पूरा फोकस रहने वाला है, और बहुत सारे सेक्टर्स है जो हम बात करने वाले हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देखे, वाइट गुड्स देखे, टेक्सटाइल स्टॉक्स देखे, ऑटो स्टॉक्स देखे, सारे स्टॉक्स में जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। 2 स्लैब का एक्सपेक्टेशंस है। वही सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो ये दूसरा ग्रुप रहेगा जहाँ पे जीएसटी रेट 28% से घट के 18% तक हो सकता है। तो सारे सीमेंट स्टॉक्स में आज तेज़ी आपको देखने मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि ये इंफ्रा पिकअप का भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल आता है। फर्टिलाइजर स्टॉक, सेमीकंडक्टर स्टॉक, डिफेंस स्टॉक्स, इन पे भी नज़र रखिए। पीएम मोदी ने जो है अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इन सेक्टर्स पे अच्छी अपमूव के लिए जो है बात कही है, और आत्मनिर्भरता पे जो बात उस पर स्ट्रेस अपॉन किया गया है। तो इन स्टॉक्स पे नज़र ज़रूर रखेंगे। आईटीसी, नज़ारा टेक, डेल्टा कॉप जैसे स्टॉक्स में नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। सिन लग्जरी गुड्स टैक्स हो सकते हैं 40% तक जो है संभावना है, सोर्सेज बता रहे 18 हाउस स्वदेश को। वही टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। कॉमर्स मिनिस्ट्री रेकमेंड करे कि सेफगार्ड ड्यूटी को जो है एक्सटेंड करे अगले 3 साल के लिए। तो इन स्टॉक्स पे जो एक अच्छी अपमूव आएगी, और खासकर की स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर्स को भी जो है एक अच्छी बेनिफिट देखने मिलेगी। स्विगी की बात करें तो प्लेटफॉर्म भी बढ़ा दिए, 14 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिए। पहले ये आंकड़ा 10 से 12 रुपये का था। स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा, एबिटा कंट्रीब्यूशन अच्छा आएगा। वही एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारे दिग्गज बैंक्स में एसएनपी की जो है रेटिंग्स अपग्रेड्स देखने मिल रही है, और ये जो है सॉवरेन एक्शन अपग्रेड रेटिंग आया उसका फॉलो ऑन आपको देखने मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया कमज़ोर नतीजे आए हैं, लॉसेस थोड़े नैरो ज़रूर हुए, लेकिन आरपू में कुछ खास अपमूव नहीं देखने मिला है। नेट आप कहेंगे थोड़ी न्यूट्रल ज़रूर रहेगी, और थोड़ी पॉजिटिव साइड में इसलिए रहेगी क्योंकि लॉसेस कम हुए हैं। बोरोसिल आखिर में बात करेंगे तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट 87% का उछाल देखने मिला है, और मार्जिन्स में भी देखें तो लगभग 94 बेसिस पॉइंट्स का अपटेक आया है। तो सेक्टर स्पेसिफिक अपमूव ज़्यादा आज देखने मिलेगा, और यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम सारे सेक्टर्स में देखने मिलेंगी। राइट, शरद, शुक्रिया यहाँ पर 9 के नवरत्न स्टॉक्स हमें बताने का। और डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जिसमें भी दबदबा रहेगा कंज्यूमर थीम का, इसका आभास हमें फिलहाल हो रहा है। लेकिन चलिए मेहमानों की ओर एक बार फिर से रुक करते हैं, और शिवांगी आप ही के पास आऊँगी। अब तक मेरे ख्याल से आपने एक ही पिक हमें दे रखी है, लेकिन उसके अलावा और क्या स्टॉक हंटिंग में आपकी लिस्ट पर है
देखिए ट्रिगर्स तो यहाँ पर बहुत सारे हैं और ऐसे में ज़रूरी जानना ये होगा कि आपका मोमेंटम प्ले कितना है। 3 महीना 6 महीना या उससे ज़्यादा का समय आप देना चाहते हैं। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि भारतीय बाजार ने कुछ खास कमाई नहीं करके दी है, लेकिन क्या अब हम कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर कहानी बदलेगी और आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ अक्रॉस मार्केट कैप, जहाँ पर वैल्यूएशंस फिलहाल आपको लगता है कि लंबी अवधि के लिहाज से अगर आप पकड़ के चले तो अट्रैक्टिव हो सकते हैं। शिवांगी, इन्हीं लाइंस पर अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो आप क्या देंगी? फर्स्ट फेस्टिविटीज आ रहे हैं तो यहाँ पे जो रिलेटेड काउंटर्स है उनमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स जो पीएम का जो अनाउंसमेंट्स भी था ओवर द वीकेंड, वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे बाजार में बनते हुए दिखेगा इसमें। तो यहाँ पे मेरा सेकंड प्रेफर्ड पिक रहेगा टाइटन पर। ये स्टॉक जो है लगातार पिछले 4 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आ रहा है वीकली बेसिस पे, और डेली में भी काफी कंफर्टेबली अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिकते हुए नजर आया है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है। ओपन इंटरेस्ट पिछले 3 दिनों से काफी अच्छी तरह से रिमार्केबली बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 3600 के इमीडिएटली, वहां तक के लिए हम खरीदारी करें और 3450 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। लेकर शिवांगी का ये व्यू। बाजार खुलने में 2-2.5 मिनट के आसपास का वक्त है, लेकिन प्री ओपन के जो लेवल सेटल हुए हैं जरा एक बार उसको नजर आप डाल लीजिए, उसके बाद थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो जाएगी कि आपके लिए मौके बनेंगे कहां पर। निफ्टी की जो शुरुआत होगी वो होगी 300 अंकों पर, 24,900 के ऊपर। निफ्टी बैंक हमने कहा था कि 56,000 के पड़ाव को आज पार करने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। 55,940 पर जाकर लेवल सेटल हुए हैं। करीब 600 अंकों की शानदार तेजी, 55,300 के आसपास की हमने क्लोजिंग देखी थी गुरुवार के सत्र में। 55,000 के नीचे एक झटका देके बाजार ने अच्छे बाउंस बैक की कोशिश की थी। और वैसे भी बैंकिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, बट सेंटिमेंट वीक थी तो बैंकिंग शेयर भी नीचे आ रहे थे। आज निफ्टी के 50 में से 50 शेयर आपको तेजी के साथ खुलते दिखाई देंगे। और बड़ी तेजी कहां पर हो रही है? निफ्टी में वो हो रही है ऑटो स्टॉक्स में। हीरो मोटो फेस्टिव डिमांड का भी ट्रिगर आएगा और हम देख रहे हैं कि जीएसटी में कट का फायदा मिलेगा। करीब 4% ऊपर ये शेयर खुलने जा रहा है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट ये शेयर दे चुका है। 4700 रुपए के ऊपर निकला था, 4100 से लेकर 4400 की जो रेंज थी उसमें काफी दिन तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद हीरो मोटो ने गियर लगाया 5वां, और अब 4900 रुपए के प्राइसेस हम फिर से स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि अभी अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे आपको शेयर दिखाई देगा, बट अच्छी तेजी इसमें लोअर लेवल से हो रही है। मारुति सुजुकी आज हीरो मोटो से भी दमदार तेजी ये शेयर करेगा और 6% की बढ़त पर खुलने के संकेत दे रहा है। अब संकट ये है, शिवांगी आपका व्यू क्या होगा? इतने भारी भरकम तेजी के बाद भी शेयरों को चेस करना, या फिर जिनके ऑलरेडी तेजी के पोजीशन है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और पोजीशन में बने रहें? अभिषेक, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑफ कोर्स गैप अप ओपनिंग काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है, बट ये देखना होगा कि कितना हायर जोन्स पे टिकते हुए नजर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ओपनिंग के बाद भी अपने यहाँ पे फॉलो अप बाइंग दिखाए तब यहाँ पे हम मारुति को रख सकते हैं रडार पे। बट ऑफ कोर्स सारी ऑटो क्षेत्र के स्टॉक्स में हम देखते हैं कि ये क्वार्टर में काफी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखता है, तो बिल्कुल हमें नजर रखनी चाहिए दूसरे ऑटो स्पेस के स्टॉक्स में। स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि मोमेंटम अब 2 व्हीलर स्पेस में बहुत ही अच्छी तरह से बनते हुए दिख रहा है, तो उनमें भी नजर रखें। ऑफ कोर्स जो अनाउंसमेंट्स थे उसमें ऑटो के भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ओपनिंग बेल बजने वाली है बाजार की। 6 सेकंड में बाजार खुल जाएगा और काफी सत्र के बाद बाजार में हम इस तरह की पॉजिटिविटी देख रहे हैं, जबकि ग्लोबल बुरी खबरें किनारे हो रही हैं और अच्छी खबरों का दबदबा बाजार में दिख रहा है। तो जैसा रिफ्लेक्शन आया था गिफ्ट निफ्टी से, शुरुआत उसी तर्ज पर हुई है और 325 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा। 250 अंकों की बढ़त रह गई है। तो आज के सत्र में मतलब सब कुछ अच्छा था, प्रॉब्लम बस ये था गैप। अब इस गैप का हम करें क्या, उसका अंदाजा तो लग ही गया था। निफ्टी बैंक करीब 500 अंकों पर 55,900 के आसपास है। तो निफ्टी के लिए जो हमने बताया था कि 25,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, निफ्टी बैंक के लिए 56,000 रेजिस्टेंस होगा, उसके आसपास ही
लेकिन आज एलएनटी को छोड़ दें तो निफ्टी के 50 में से 49 शेयर आपको तेजी पर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे और जो एनएससी का जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो भी बेहद शानदार, करीब 1700 शेयर मजबूती के साथ खुले हैं और सिर्फ 225 शेयरों में इस वक्त हम देख रहे हैं कमजोरी। हीरो मोटो 8% ऊपर, 5000 के आसपास के भाव आप हीरो मोटो में देखिए। 4100 रुपए के आसपास ये जो शेयर चलना हुआ, अब 5100 रुपए का भाव हम देख रहे हैं। 1000 रुपए के स्ट्रेट तेजी आज का हम कह सकते हैं कि ओपनिंग का खिलाड़ी है हीरो मोटो। 5100 रुपए के भाव आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। मारुति सुजुकी 6% ऊपर, बजाज ऑटो करीब 4% ऊपर। कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाली कंपनी बजाज फाइनेंस, इस पर हमने देखा कि S&P ग्लोबल का रेटिंग अपग्रेड भी आया। ये शेयर है आप देखेंगे करीब 4% ऊपर और प्राइस के लिहाज से बड़े अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आ गया था बजाज फाइनेंस। 900 रुपए के नीचे फैसला था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर से तेजी इसमें बन रही है। कंजम्पशन वाले शेयरों में आज शानदार तेजी है। आप देखेंगे टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ट्रेंट, ये तमाम शेयर आपको चलते दिखाई देंगे और ऑटोज में M&M ऊपर है और ऑटो की फाइनेंसिंग का भी काम करती है श्रीराम फाइनेंस, वहां पर हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। वायदा की आप लिस्ट देखिए, वोल्टास 10%। तो जो भी एसी वाली कंपनीज ना, चाहे वो वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, डिक्सन हो, अंबर एंटरप्राइजेस हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, हेवल्स हो, ये तमाम शेयर आज के सत्र में आपको ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन वायदा का टॉपर जो है वो है वोल्टास, करीब 10% की तेजी वहां पर है। इसके अलावा बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर में अच्छी तेजी है, डाबर में तेजी है, हेवल्स का शेयर चल रहा है, अशोक लेलैंड में भी आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। आज उधर नजर नहीं जा रही है कि कौन सी शेयर कमजोर है, क्योंकि कमजोरी ज्यादा नहीं है। निफ्टी में आपको 3 या 4 शेयर थोड़े नरम दिखाई देंगे, लेकिन जो किसी की भी जो कमजोरी है वो आधे % से ज्यादा की नहीं आपको दिखाई देगी। तो बेहतरीन है मोमेंटम। और हमने ये भी कहा था कि लोअर लेवल पर भी बाजार अगर नीचे आए ना तो आपको मौके तलाशने चाहिए, बाजार रिबाउंड देगा। और वो देखिए फिर से 300 अंकों की तेजी निफ्टी में आपको इस वक्त दिखेगी। जो बड़े गेनर्स हैं आज के सत्र में कौन है? वोल्टास, हीरो मोटो, IFB इंडस्ट्रीज जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनी है, ब्लू स्टार, मारुति सुजुकी, वर्लपूल, अंबर एंटरप्राइजेज। इसके अलावा इंश्योरेंस में आप देखेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस में तेजी आपको देखने को मिलेगी। हेवल्स, मतलब चौतरफा तेजी बाजार में आज बनती हुई दिख रही है। इंश्योरेंस, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये तमाम शेयर तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज के सत्र में नजर आ रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ज्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है। CSB बैंक ऑलरेडी कमजोर था, बलरामपुर चीनी, कुछ हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले शेयर में कमजोरी आ रही है। जो सिन गुड्स हैं या फिर जो लग्जरी आइटम्स हैं उनमें आपको नरमी जरूर दिखेगी, क्योंकि उस पर GST बढ़ने की खबर है, लेकिन डिमांड में नरमी हम देखते नहीं है, तो वो चीज़ें ऑफसेट हो जाती हैं। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आप हो सकता है कि देखें गॉडफ्रे फिलिप्स पर, VST इंडस्ट्रीज पर, या फिर कसिनो वाली जो कंपनीज हैं, डेल्टा कॉर्प हो गया, गेमिंग वाली कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज, वहां पर थोड़ा प्रेशर है। अदरवाइज आज कंजम्पशन का पूरा कमाल दिख रहा है बाजार में। तो हम वक्त गवाएंगे नहीं, सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड में उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है और अभी आपके लिए कहां पर है शानदार मौका। स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और यहाँ पे देखें तो पूरे सेक्टर्स ही जो है ओपनिंग के खिलाड़ी बन गए हैं। तो उस पर जो ऑफ कोर्स देखेंगे कि कोई पिक करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओपनिंग का फैसिलिटी भी कुछ खास है नहीं, इम्पैक्ट एनालिसिस था, ये सब हम आपको बता दिए थे। एक एक करके ऑफ कोर्स हम आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस भी बताएंगे और क्या डिटेल कवरेज है वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड पे चलते हैं। शिवांगी, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? शरद, ओपनिंग के लिए मैंने जैसे डिस्कस किया था हमने मार्केट ओपनिंग के पहले भी कि 2 व्हीलर स्पेस में काफी एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रेफर्ड पिक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प पे। बहुत ही अच्छी शानदार रूप से हम देख रहे हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए नजर आ रहा है और ब्रेकआउट के बाद फ्रेश फॉलोअप जिस तरह से नजर आ रही है वो एक कंफर्मेशन है कि काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे है। बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे हमने देखा है कि RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे नजर रहेगी कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम इसमें मौके ढूंढे नेक्स्ट 5250 के टारगेट्स के लिए और 4950 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जी बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प पे जो है नज़र रखेंगे। शिवांगी की जो है अहम पिक आ रहे हैं ओपनिंग ट्रेड से। प्रशांत, आपका क्या रहेगा ओपनिंग ट्रेड? तो यहाँ पे मुझे HDFC लाइफ
काफी पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये करीबन जो 805 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ बाय करने की सलाह होगी। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 790, 794, 790, 94 के बीच रखना चाहिए स्पॉट लेवल। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 830, 835 तक के लेवल एज अ टारगेट। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है देखिए तो राय प्रशांत की भी आ रही है HDFC लाइफ से। एक तरफ ऑटो है, दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस है, दोनों ही GST के बेनिफिट्स में और लाइफ्स में तो बताए तो एक अच्छी अपमूव पोजिशनली ऑलरेडी देख रहे थे, जिस तरह अनसर्टेनिटी पिछले 6 से 7 हफ्ते में हमें देखने मिल रही थी। लेकिन सोमिल, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? मेरे ओपनिंग कॉल्स में कुछ मिड कैप्स हैं। पॉलिसी बाजार में बेसिकली एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया है। स्टॉप लॉस 1820 पे रखेंगे और टारगेट ऊपर में होगा 2050। मीडियम टर्म आउटलुक में भी ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो इसे ट्रेल करके चले। शॉर्ट टर्म में टारगेट 2050 के होंगे, लेकिन उसके ऊपर भी ये डेफिनेटली जा सकता है। दूसरा स्टॉक होगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में बेसिकली एक ट्रायंगल पैटर्न है जो ऊपर की तरफ टूटा है। ये ट्रायंगल पैटर्न एग्जैक्टली 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बना है और ये ब्रेकआउट आज ही हुआ है। सो ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा 4270 पर और टारगेट होगा 4700 पर। जी बिल्कुल। यहाँ पे तो बात हो गई सोमिल के, प्रशांत के और शिवांगी के अहम कॉल्स तो हम लोग ले लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर बात करनी है ऑटो पर। इंडेक्स का अगर आप देखिए 3.5% ऊपर है। मेरे दिमाग में सिर्फ बाइक्स चल रहे हैं और वो सब 350 सीसी के नीचे वाले। अच्छा, रिपोर्ट्स यही आ रही है कि ये सस्ते होने वाले हैं। हाँ। तो गौरांग, यहाँ पर तेजी का चौका छक्का पूरा इंडेक्स लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और शिवांगी ने तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म पिक्स भी दिए हैं। ये बताइए लॉन्ग टर्म मोमेंटम अब तमाम ट्रिगर्स को देखते हुए आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? आपका हाउस नोट भी आज अगर जाता है ऑटो क्षेत्र को लेकर अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो क्या कहेगा? कविता जी देखिए, पहले तो ये GST में बदलाव करने का GST 2.0 की जो बातें चल रही हैं, और अभी अभिषेक भाई भी बता रहे थे दरें को रैशनलाइज करने के लिए 2 या 3 दरें आएगी। अभी आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो हम भूल रहे हैं वो है मेघराज का आशीर्वाद। और बड़ी मात्रा में कविता, ये जो 2 पहिया या फिर 2 चक्के वाहन जो होते हैं, इनकी मांग ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग में जैसे अभी शरद भाई बता रहे थे कि 300-350 सीसी के नीचे की कैटेगरी में। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में भी अगर आप आज देखने जाएंगे तो उनकी भी जो एस्पिरेशंस है वो 100-125 सीसी से बढ़ के 350 चली गई है। और ज्यादा ट्रैक्शन रॉयल एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल्स को ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग से मिलता है। आता हूं आपके प्रश्न के ऊपर। देखिए, खरीदारी की सूची तो मेरे ख्याल से लगभग सभी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में है। एंट्री लेवल से लेकर के मिड साइज से लेकर के हाई एंड। अगर मुझे एक श्रेणी के आधार पर या फिर एक आंकड़ों के आधार पर पसंद करना हो, ये कोई मतलब मेरे रिसर्च टीम के तरफ से नहीं है, मैं ऐसी अनुमानित एक लिस्ट बताता हूं आपको रैंकिंग की। तो टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, और जो अभी शरद भाई बता रहे थे 350 सीसी मोटरसाइकिल बनाने वाली, 350 सीसी और उससे ऊपर की सीसी की बनाने वाली कंपनी, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आइशर मोटर्स, जो आइशर ट्रक्स भी बनाती है और वोल्वो के साथ इनका करार भी है। और इतनी प्रतिस्पर्धा आने के बाद भी बावजूद कविता रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स ने अपना दबदबा बना के रखा है और मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर काफ़ी हद तक आपने इस पूरे क्षेत्र पर अपनी राय दे दी है और काउंटर्स भी बताइए जहाँ पर आपने लंबी अवधि का थोड़ा नज़रिया बताया। लेकिन मेरे साथ नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। सहज अग्रवाल है कोटक सिक्योरिटीज़ से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहज, हाय मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आज तो गुड मॉर्निंग बोलने का दिन है, सो गुड मॉर्निंग टू यू। और ओपनिंग ट्रेड सबसे पहले सहज जानना चाहेंगे आपसे, क्या है? आई थिंक आप म्यूट पर हैं सहज। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
चलिए कनेक्ट होते हैं आपसे सहज, लेकिन उस बीच प्रशांत थोड़ा सा फर्टिलाइजर क्षेत्र पे हम बात कर लें। क्या आपका मोमेंटम बनता है चार्ट्स पर? किन स्टॉक्स में फिलहाल आपको लगता है कि खरीदारी की कोई अपॉर्चुनिटी है इस पूरे क्षेत्र में? तो यहाँ पे अगर हम आनंद, एक ग्राफिक्स मैंने मेल किया है, बोलना फटाफट जरा। अगर हम चंबल फर्टिलाइजर्स को देखें तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 532 पे ट्रेड कर रहे हैं। 520 520 एक अहम सपोर्ट होगा, तो आप यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर सकते हो 520 स्पॉट क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से। और मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है ये करीबन 550 555 तक जा सकता है। 555, ठीक है, ये लेवल आप अपने ध्यान में रखिएगा। आज अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज है, ईएमएस, डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारे के सारे शेयर आपको अच्छे मूव्स देते हुए दिखाई देंगे। डिक्सन टेक हमने देखा था कि ये 16,000 रुपये के नीचे ये शेयर आया था, लेकिन फटाफट 3-4 सत्र की तेजी में आपको 18,000 रुपये के आसपास तक के भाव डिक्सन टेक में दिखाई देंगे। तो जो भाव थे इसके 19,000 के, अब उससे बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। ये चंबल के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन आप जरा डिक्सन, अंबर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारे के सारे, केन्सटेक, ये शेयर आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि वहां पर हुई तूफानी तेजी। ये सारी कंपनीज दूसरे ब्रांड्स के लिए एसी बनाती हैं, स्मार्टफोन बनाती हैं, हम देखते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर्स बनाती हैं, तो तमाम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और आज इनमें जो तेज़ी है वो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। गौरांग भाई, डिक्सन को लेकर हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि इतने भारी भरकम वैल्यूएशन पर भी इसमें करें क्या, निवेशित रहें या फिर इसे किनारा कर लें? आप जरा बताइए, इस स्पेस में अगर रहना है, अगर थोड़ा सा लंबा व्यू भी लेना है, तो आपको वैल्यूएशन के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से एक बढ़िया मैच कौन से शेयर में दिख रहा है? देखिए अभिषेक भाई, इस क्षेत्र को लेकर के अभी अभी कुछ चिंताएं खड़ी हुई है कुछ दिनों में। भारत जो अपनी दूरी बना करके रखा था चीन के साथ, और अभी ये जो अमेरिका के साथ मतभेद हुआ है टैरिफ को लेकर के, तो उस परिस्थिति में भारत की सरकार प्रयास कर रही है, और चीन की सरकार भी प्रयास कर रही है कि ये जो दूरी हुई थी दोनों देशों के बीच में ये कम हो। चीन के विदेश मंत्री वैंग ली मेरे ख्याल से कल प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, ऐसी सूचना है। और अगर ऐसा होता है और अगर रिश्ते मजबूत करने का प्रयास होता है, तो शायद चीन की तरफ से एक पहल ये होगी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और पैनल कंट्रोल बोर्ड, जिसे पीसीबीज कहते हैं, इसमें उनको थोड़ा बहुत मौका मिले भारत में कामकाज करने के लिए। उसके कारण इस क्षेत्र में इन सब कंपनियों में हमने बिकवाली आते हुए देखी, क्योंकि पिछले हफ्ते या उससे पहले वाले हफ्ते में कंपनी सभी सक्षम और मजबूत हैं, चाहे आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज बोल लीजिए, या फिर एम्बर एंटरप्राइजेस बोल लीजिए, या फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, या फिर केन्स टेक्नोलॉजी। हमारी रिसर्च टीम की तरफ से एक कंपनी इस क्षेत्र में जिसमें बहुत बड़ा करेक्शन आया है, नतीजों में थोड़ी बहुत निराशा थी और इन्वेंट्रीज को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह लगा था, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अभिषेक, मेरे ख्याल से 500 के नीचे करीबन 490 के आसपास मौजूदा स्तर पिछली बारी जब नजर पड़ी थी, आप शायद उसके ऊपर आया होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा मौका है ये, इसलिए मैं इस कंपनी का जिक्र भी कर रहा हूं, क्योंकि एक तो क्षेत्र आकर्षित लग रहा है, भले चीन की तरफ से कोई भी हो। मेरे ख्याल से सरकार भारत में स्थापित कंपनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी और बराबरी का स्तर देंगी उनको। और इसमें जो करेक्शन आया है नतीजों को लेकर के और इन्वेंट्री पाइलअप को लेकर के, ये अब जो होना था हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल है, तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो इस क्षेत्र में से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। ठीक है, लंबी अवधि के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर निवेश की सलाह है। बाजार में देखिए थोड़ा सा ना ओपनिंग के बाद हल्का सा जो डिप है, हमने देखा था कि जो 24,900 तक आया निफ्टी, उसके बाद फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट बना है बाजार में। 325 अंकों से ज्यादा की मजबूती हम निफ्टी में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 750 अंकों की तेजी है, और आज जो निफ्टी में सबसे ज्यादा जो कमजोर शेयर है वो है एल&टी। लेकिन कितना कमजोर है? 0.5% के आसपास की कमजोरी उसमें है। बाकी आईटी कमजोर है, क्योंकि यूएस वाला थोड़ा ओवरहैंग है, और हम देखेंगे कि जैक्सन होल की बैठक में क्या कुछ डिसीजन होता है।
क्या चर्चा होती है? 21 से 23 अगस्त तक की बैठक होने वाली है, उसके बाद सितंबर की पॉलिसी आएगी। सितंबर की पॉलिसी जो होगी वो आईटी शेयरों के लिए हो सकता है कैटलिस्ट का काम करे, क्योंकि अमेरिका में बातचीत चल रही है कि 0.25% का रेट कट आ सकता है। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 85% उम्मीद है कि दरें उसमें घटेंगी। तो ये आईटी वाला खेमा, फार्मा वाला खेमा थोड़ा सा सुस्त है। अदरवाइज जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाली जो कंपनीज हैं, क्योंकि ब्रोकरेजेस की नोट भी यही है कि भारत के कंजम्पशन स्टोरी को आप नजरअंदाज कर नहीं सकते और आपको बुलिश होने का वक्त है। क्रिस वुड ने कहा, ग्रीड एंड फियर की उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने ये चीज मेंशन भी की। आप देखिए हीरो मोटो मारुति सुजुकी ये कमाल कर रहे हैं और ये दोनों 8% की तेजी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। एक शेयर थोड़ा सा जो लगाड़ था सोमिल जी, आपसे उस पर व्यू जानना चाहेंगे, वो है अशोक लेलैंड का। आज हम अशोक लेलैंड में भी तेजी देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो ज्यादा शेयर जो भागे हैं उनको चेज ना करें, क्योंकि आज काफी ज्यादा उत्साह है, बॉयंसी काफी ज्यादा है, अशोक लेलैंड में बेहतर मौका बन सकता है? ऑटो सेक्टर में अगर आप देखें तो सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस समय। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना एक ऑटो स्टॉक में इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी रिट्रेस होता है या पॉज आता है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर पोजिशनली आप बात करें तो मारुति, अशोक लेलैंड, M&M, टीवीएस मोटर्स, इवन हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे ही स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर्स। उसमें अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, कुछ लेवल्स के ऊपर गया नहीं है, तो ये दोनों को अवॉइड करके दूसरे सारे स्टॉक्स मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कहां पे लेना है, दैट विल बी द क्वेश्चन। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अगर इंट्राडे में भी अगर थोड़ा सा डिप आता है तो आई डोंट माइंड, एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है ऑब्वियसली थोड़ा सा डीप होगा, लेकिन 120 119 के आसपास ये एक स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर में बहुत अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। मीडियम टर्म आउटलुक, लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत ही बढ़िया है। मुझे कोई डाउट नहीं लगता है, बिकॉज मंथली चार्ट्स पे भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं उसमें भी बहुत बढ़िया है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखें, थोड़ा सा डीप है। 120 118 के आसपास ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है, वहां पे स्टॉप लॉस रख के आप पोजिशनली ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल। अशोक लेलैंड का टारगेट प्राइस क्या रहेगा सोमिल? और ऊपर में अगर आप टारगेट देखें तो अगर प्रीवियस जो रैली हुई है उस रैली का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो ये रैली का इक्वल ऊपर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो ऊपर में 150 160 के लेवल्स में डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा। ये बिल्कुल 150 160 लेवल्स पे जो है ज़रूर फोकस रहेगा। धन्यवाद सोमिल, आप हमारे साथ जुड़े। शिवानगी, एक बार BFSI सेगमेंट पे जो है खास करके मुझे इंश्योरेंस स्टॉक्स पे एक बार नज़र डालते, हमने ऑटो स्टॉक्स पे बात भी की थी, लेकिन ज़रा एक बार बताया, ICICI प्रू, ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI लाइफ, सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है इस स्पेस से इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस एंड BFSI सेगमेंट दोनों में काफी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, बट मेरी नजर यहाँ पे बजाज फाइनेंस पर है। स्पेसिफिकली हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल रही है, और जो 900 का एक हर्डल जोन्स था इमीडिएट बेसिस पे, जो पिछले लगभग ये स्टॉक जो है निकाल नहीं पा रहा था पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन से, आज काफी अच्छी तरह से उसको सपोर्ट लेते हुए अब नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नजर रहेगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे आज एक बहुत ही अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रही है, बट अपसाइड और भी टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 890 के सपोर्ट को हम ध्यान रखें और 950 के एक टारगेट्स की तरफ हम बजाज फाइनेंस को देखें। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस पे नज़र ज़रूर रखें, बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। तो आज के क्या आंकड़े आते हैं FIs के शॉर्ट कवरिंग पे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अभी तो हालांकि 92% शॉर्ट्स पे है, तो उस पर नज़र रहेगी। टारगेट प्राइस 950, स्टॉप लॉस 890 का। खरीदारी की राय शिवानगी की तरफ से। सहज, आपसे रियलिटी स्पेस पे मुझे पूछना है। स्टॉक देखा जाए तो बड़ी गिरावट जो है लास्ट 2-3 वीक से देखने मिली थी, एक टाइप से रिकवरी लास्ट वीक थोड़ी सी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन रियलिटी स्पेस से आपसे जानना है सहज,
कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छी अपमूव भी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई थिंक ओवरऑल इस स्पेस में यदि रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से, वैल्यू पर्सपेक्टिव से देखना हो तो गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट काफी वैल्यू दिख रहा है वहां पे, और मल्टीपल बॉटम सपोर्ट स्टॉक का है अराउंड 1890। करंटली ये स्टॉक आपका 1975 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक ये स्टॉक आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है। और यदि दूसरा एक स्टॉक पिकअप करना हो तो इसमें लोधा प्रॉपर्टीज में भी काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है स्टॉक का। कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, बट प्रिफर्ड पिक वुड बी गोदरेज प्रॉपर्टीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रियलिटी में प्रेफर्ड पे गोदरेज प्रॉपर्टीज है आपके मुताबिक। गौरांग, धातु क्षेत्र पर हम बात करते हैं। यहाँ पर फिलहाल काउंटर्स के लिहाज से भी एक बार स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। इंडेक्स भी 1.25% ऊपर है, लेकिन JSW स्टील लगभग 2.5% ऊपर, सेल में 1% के पार की तेजी। हिंडाल्को, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि एक तरह से ऐलान का फायदा मिल रहा है। लेकिन मीडियम टर्म ट्रेड इस पूरे क्षेत्र में आपकी पिक क्या होगी गौरांग? कविता, उम्मीद तो करते हैं कि धातु क्षेत्र की परिस्थिति सुधरे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक पंच धातु का कड़ा बना करके मुझे सीधे हाथ पे पहनना पड़ेगा ताकि इसकी परिस्थिति और यहाँ से बेहतर सुधरे। देखिए, तकलीफ ये है कविता के, एक तो अमेरिका की खबरें और उसके साथ साथ चीन से जो खबरें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कविता कि स्थानीय मार्केट में चाहे आप किसी भी प्रकार के धातु ले लीजिए, फेरस, नॉन फेरस, खपत बढ़ रही है। और हमारा आकलन अनुमानित ये कहता है कि आने वाले भविष्य में खास करके जो एल्यूमिनियम और कॉपर है प्रोडक्ट्स, इनके दाम शायद ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं कविता, लेकिन लंबी अवधि के लिए हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील एंड JSW स्टील, ये कुछ कंपनियां हैं जो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की सूची में है। आपके दर्शकों को नम्र विनती ये करना चाहूंगा कि अगर आप छोटी मध्यम अवधि में धातु क्षेत्र में सौदे करना चाहते हैं तो पहले आप अपना जोखिम झेलने की क्षमता को ध्यान में रखिए, और फिर बाद में छोटी मध्यम अवधि में आप सौदे लिख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा नज़रिया हालांकि इन तमाम काउंटर्स में आप रख सकते हैं गौरांग की सलाह। और गौरांग, इसी के साथ धन्यवाद, आपने समय दिया और आज इतने ख़ास दिन, इतने अहम दिन बाज़ार में हमारे दर्शकों को ओपनिंग ट्रेड्स सुझाए। धन्यवाद आपका। डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? धन्यवाद कविता। तो जो भी राय आपके समक्ष रखी, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। हो सकता है उनका निवेश हो। इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे गौरांग। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और ऐसे में शिवांगी आपके पास आऊंगी, क्योंकि टेक्निकली अब बाजार एक तरह से हम देख ही रहे हैं कि फेस्टिव थीम पकड़ कर आगे बढ़ रहा है। और शुरुआत में हम सब बात भी कर रहे थे कि किस तरह से कम से कम जो डेटा आ रहा है ख़रीदारी का और जोश का, वो हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार की चाल पर भी। न्यू एज कंपनीज को लेकर कोई खास पिक आपकी, कोई खास दिलचस्पी आपकी जहां पर कोई रणनीति शॉर्ट टर्म में बनाई जा सकती है? कि अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिलेगी फेस्टिविटी सीजनलिटी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का आज यूटिलाइज हो रहा है सभी क्षेत्रों में, वो एक काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरी नजर पेटीएम पर है। स्टॉक में हायर जोन्स पे टिकते हुए नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स आज थोड़ा फ्लैट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे काफी एक अच्छा मोमेंटम है पेटीएम पर भी। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले लगातार 8 से 10 हफ्तों से कंटिन्यूसली हमने देखा है कि हायर बॉटम स्ट्रक्चर बना है, यानी कि सपोर्ट बेस बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नजर आई है। तो यहाँ पे नजर रहेगी नेक्स्ट जो है 1200 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे पेटीएम में हम नजर रखें 1135 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1130 का स्टॉप लॉस होगा पेटीएम के लिए। और हम देख रहे हैं कि 1150 रुपये के ऊपर जाकर पेटीएम कारोबार कर रहा है। तो हमने देखा था कि कारोबार को लेकर कंपनी की तरफ से कुछ अच्छे अपडेट आए,
रेगुलेटरी चैलेंजेस भी दूर हुए पेटीएम के लिए, और जो लास्ट क्वार्टर में जो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए, कोर बिजनेस का प्रॉफिट निकल के आया, और उसके बाद इन्वेस्टर का जो उत्साह था वो चरम पे था, और लगातार तेजी के साथ ये शेयर अब 1150 रुपये के ऊपर है। अगर आप पिछले साल 1.5 साल में देखेंगे तो करीब करीब 3 गुना हो गया है शेयर ये पेटीएम का, जिसको लेकर एक समय बहुत ज़्यादा निराशा थी। तो 1200 रुपये के टारगेट यहाँ से आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे, 1135 रुपये का स्टॉप लॉस आपके लिए होगा। शिवांगी जी, आज आपने ये समय दिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए और हमारे दर्शकों की का मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ सहज अग्रवाल साथ में जुड़े हैं, और आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में क्या गजब की तेजी है। हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, ये शेयर दम लगा के आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे। स्पेशली अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें अगर सहज जी, तो 7% तो ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी शानदार इसमें है मारुति में। आपको लगता है कि मारुति यहां पर थमेगा नहीं, और जो फ्यूल है इसमें ट्रेडर्स की तरफ से इसको और ऊपर लेकर जाएगा? टारगेट्स क्या होंगे आपके? जी, आई थिंक स्टॉक ने मारुति ने खास करके बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, और इसका एक रेजिस्टेंस जोन आपका था 1350 के आसपास का, 13,500 के आसपास का। अभी ये 13,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेश एंट्री इसमें थोड़ी सी रिस्की होगी क्योंकि बहुत बड़े गैप के साथ खुला है और ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अगेन मतलब एक्साइटमेंट में मैं ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को नहीं भूलना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही इसमें एक फ्रेश पोजीशन लूंगा। हालांकि हाई रिस्क एग्रेसिव ट्रेडर्स इसमें शायद पोजीशन ले रहे होंगे, बट क्योंकि थोड़ा सा मेरे रिस्क के समझ के बाहर है अभी, इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पॉजिटिव बायस इसमें रख सकते हैं, पर ट्रेडिंग के लिए आई वुड वेट एंड वॉच की सलाह देना चाहूंगा मैं दर्शकों को। हाँ, वेट एंड वॉच करने की सलाह है। जिनके पास ऑलरेडी है उनके तो बल्ले बल्ले, उनके तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। 14,000 के आसपास के हम मारुति सुजुकी में भाव देख रहे हैं, 7% ऊपर। 1,000 रुपए के बार चलने के लिए पूरा साल निकल जाता है, और ये एक दिन में शेयर ने लगभग उतने जोड़ लिए हैं। 921 रुपये ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा सहज ने कि शेयर बाजार के अपने सिद्धांत होते हैं, उनसे समझौते करने नहीं चाहिए। तो चेज करना थोड़ा सा ना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये वो शेयर हैं, बड़े शेयर हैं, अच्छा खासा मार्केट कैप है, इनको मूव करना बड़ा कठिन होता है, और इतनी बड़ी तेजी के बाद ना फिर उसको पकड़ने में थोड़ा जोखिम तो है। थोड़ा नीचे आ जाए तो शायद आपके लिए मौका बने। लेकिन इस बीच निफ्टी ने 25,000 के लेवल को पार किया, 363 अंकों के आसपास की शानदार तेजी निफ्टी में हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, जोश वहां भी कायम है, 56,000 के ऊपर टिका हुआ है। एल&टी में थोड़ी कमजोरी बढ़ी है, 1% के आसपास की गिरावट है। हम गिरावट वाले शेयरों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो नहीं चल रहे हैं शायद उनमें आपके लिए मौके कुछ अच्छे बन जाए वैल्यू बाइंग के लिहाज से। तेजी वाले तो ठीक है, जिनके पास है उनको फायदा हो रहा है, और बड़ी तेजी के बाद 5% की तेजी के बाद बजाज फाइनेंस कैसे लेना, आपका वो अंतरात्मा अलाउ नहीं करेगी आपको। लेकिन लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहतरीन ऑप्शंस का सौदा बताने के लिए, ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आज तो आपके सामने सेक्टर भी ढेर सारे थे चुनने के लिए, और स्टॉक्स की लिस्ट भी लंबी थी। बताइए कौन से शेयर पर आप बुलिश हो और स्ट्रेटजी क्या दे रहे हैं आप? शुभ प्रभात अभिषेक जी। सो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम SBI लाइफ रिकमेंड करेंगे। यहाँ डेली के चार्ट पे हमें असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये जो ब्रेकआउट आया है काफी डिसेंट वॉल्यूम के साथ आया है। और अभी भी स्टॉक में अगर हम RSI को देख रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर और MACD भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो 24-26 के आसपास हमें 1880 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है। इसमें जो हमारे टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 51 के, और हमें स्टॉप लॉस रखना है 12 रुपीज का। सो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क आता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में, इस स्ट्रेटेजी में, वो आ रहा है 4875 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो मैक्सिमम रिवॉर्ड है हमारा 9750 रुपीज का। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। आपने जो है SBI लाइफ पे जो है अपने ऑप्शन दिया। अधिकतम मुनाफा लगभग 9,750 का, अधिकतम नुकसान 4875, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 2:1 का है।
धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। लेकिन वायदे बाज़ार में जब भी आप ट्रेड लेते हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाहकारी ज़रूर लें और याद रखें 10 में से 9 लोगों को नुकसान भी होता है वायदे बाज़ार की ट्रेडिंग में। लेकिन बाज़ार की बात करें तो इंट्राडे में निफ्टी 25,000 के पार आ गए हैं और यहाँ पे ऑटो सेगमेंट जो है ज़ोरदार तेज़ी देखने मिल रही है। हीरो मोटो, मारुति, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, सारे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम है। दूसरी साइड सीमेंट स्पेस में भी जो एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो ये भी है कि सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स पे टैक्सेशन आ सकता है 40% का। इसके कारण आईटीसी लाल निशान में, ऐसे घबराने की बात नहीं है। और आईटी फार्मा तो हम पता ही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी से जूझ रही है, तो उनको जो है जो फॉरेन फेसिंग कंपनीज़ हैं या सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा मूव नहीं आया, लेकिन जो डोमेस्टिक फेसिंग है उस पे देखिए अच्छी मूव आ रही है। इंश्योरेंस टर्म कंपनीज़ की बात करें, एसबीआई लाइफ हुआ, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम है। जीएसटी की राहत देखें, पॉली कैब, हैवेल्स इंडिया, केई इंडस्ट्रीज, ये पूरी जो कंजम्पशन पैकेट है यहाँ पे रेट स्लैब रिडक्शन देखने मिल सकती है। राहत की उम्मीद से देखिए एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। एसी के भी जो है जीएसटी रेट्स गिर सकते हैं और हाल ही में ये स्टॉक्स थोड़े से वैल्यूएबल भी हो गए थे क्योंकि सीजनैलिटी का इम्पैक्ट से Q1 नंबर्स ख़राब थे। डिक्सन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, हैवेल्स इंडिया, ये आपके साथ स्क्रीन पे देखने मिल रहे हैं। सिगरेट, टबैको, इस पे जो है ज़रूर नज़र रखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। हालांकि एक चीज़ याद रखिए, अल्कोहल जीएसटी में नहीं आता है पर सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, ये स्टेट मैटर रहता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे स्टॉक्स पे। सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट 28% से 18% तक गिर सकता है। तो इसके कारण जो है सारे ही सीमेंट स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस महीने जो है प्राइसेस गिरे नहीं हैं, मानसून सीज़न चल रहा है फिर भी। कसिनो गेमिंग ये भी सिनगुड में आता है, तो नज़ारा टेक, डेल्टा कॉप, यहाँ पे जो है आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो पूरी 360 डिग्री कवरेज जो है आपके स्क्रीन पे हम ले आए हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छी मोमेंटम और स्टॉक एनालिसिस हम आपको पहले भी बता दिए थे और अब जो है स्टॉक रिएक्शन में भी देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए, जीएसटी के अलावा भी जो है आज स्टील कंपनियां फोकस रहने वाली है। डीजीटीआर ने स्टील आयात पर 3 साल की सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। पूरी खबर के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़े हैं। देखिए, डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव खबर है क्योंकि जो सेफगार्ड ड्यूटी है स्टील इंपोर्ट्स पर उसको जारी रखा जा सकता है। दरअसल डीजीटीआर ने जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसको जारी किया है और उसी के बेसिस पर वित्त मंत्रालय को सिफारिशें की है, जिसमें इस बात की सिफारिश की है कि 3 साल तक स्टील इंपोर्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की जरूरत है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो सिफारिश की गई है उसके हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में ये ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है। पहले साल में 12% ड्यूटी, दूसरे साल में 11.5% की ड्यूटी और तीसरे साल में 11% की ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है डीजीटीआर ने और फाइनल कॉल फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेना है। आपको पता है कि पहले से ही सरकार ने 200 डेज के लिए स्टील इंपोर्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटी की घोषणा की है, जो कि जिसकी घोषणा अप्रैल में की गई थी, वो ऑलरेडी प्रभावी है। लेकिन अब फाइनल इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है डीजीटीआर की तरफ से वो आ गई है और उस रिपोर्ट के बेस पर कई तरह की सिफारिशें जो हैं वो डीजीटीआर ने की है। अगर और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिलने जा रही है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ की घोषणा की है और इसकी वजह से देश के अंदर फर्दर स्टील डंपिंग के रिस्क हैं और इसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो हित है वो प्रभावित हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए ये सिफारिशें जो हैं वो की गई है। चाइना, वियतनाम, नेपाल जैसे जो कंट्रीज हैं उस रूट से अगर स्टील इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर ये ड्यूटी प्रभावी रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फाइनल रिकमेंडेशंस जो हैं वो वित्त मंत्रालय को किए गए हैं और अब वित्त मंत्रालय को इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लेना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रकाश। अहम न्यूज़ फ्लो स्टील इंडस्ट्री के आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों को इस स्क्रीन पे लाते हैं। सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होने वाले सहज, किस तरह लग रहा है मेटल का काउंटर? ऑफ कोर्स ये बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है जिस तरह चाइना और जो ग्लोबल अपडेट्स आते हैं, बट अब एक बार टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील पोजिशनली अगर देखा जाए तो क्या कह रहे हैं चार्ट्स? कुछ खास रिटर्न्स नहीं आए इन्वेस्टर्स को 1 महीने 3 महीने के हॉराइजन में, लेकिन आज का चार्ट सेटअप देख के पोजिशनली क्या लगता है? जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इन दोनों में ही आपकी राय बताएं।
जी, आई थिंक इन दोनों स्टॉक्स में से JSW स्टील काफी प्रिफर्ड और पॉजिटिवली पॉइज्ड है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक इसका रेजिस्टेंस जोन के नजदीक ही आया है 1070 के आसपास का, और आज के मार्केट के मूवमेंट को देख के अनुमान ये लगा सकते हैं कि भाई ये लेवल आपका ब्रीच करने की स्टॉक क्षमता रखता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप 1040 के सपोर्ट के साथ लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ में 1125 जाने की पॉसिबिलिटी स्टॉक में काफी हाई नजर आ रही है। तो गिवन द करंट जो आपका ब्रॉडर मार्केट का सेटअप है और सेक्टर स्पेसिफिक भी पॉजिटिव न्यूज है, आई थिंक इन दोनों स्टॉक्स में से मैं JSW स्टील को प्रिफर करूंगा, और वहां पे हमारा इनफैक्ट फंडामेंटल प्रेफरेंस भी थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू टाटा स्टील। ये बिल्कुल एक ऑटो स्पेस पे तो हमने बात कर ली, ऑटो एंसिलरी पे भी जो है नज़र डालते हैं। हमारी डीप डाइव स्टॉक थी सुब्रोस, स्टॉक लगभग 8% ऊपर है, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। ऑटो एंसिलरी स्पेस पे आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है? नहीं, इनफैक्ट आज के दिन में जो ये मूवमेंट आया है ना, जिसने पूरे प्रैक्टिकली हर स्टॉक को इम्पैक्ट किया है और अच्छे खासे मूवमेंट के साथ इम्पैक्ट किया है। आई थिंक ये मूवमेंट ऐसा है कि ट्रेडर्स के लिए एक्साइटिंग काफी हो सकता है, बट थोड़ा सा कॉशन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा ही यहाँ पे एंट्री लेने के पहले। हैविंग सेड दैट, सुब्रोस इन स्पेसिफिक क्योंकि आपने पूछा है मुझसे, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक रिलेटिवली बेहतरीन है, अंडर परफॉर्म किया है कुछ समय से। अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 820 का, उसको क्रॉस करके अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है ये। तो 820 के सपोर्ट के साथ आप इसमें एक 910 के लिए के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक 855 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सुब्रोस पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी पॉजिटिव बायस है, क्योंकि ये स्टॉक आपके ऑल टाइम हाई पे नहीं है, करेक्ट होकर थोड़ा निचले स्तर पे हमें मिल रहा है, इसलिए इसमें रिस्क लेने जैसा फिर भी एडवाइजेबल रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर सुब्रोस में लगभग 910 का टारगेट आप बता रहे हैं, और 820 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह जो है दी जा रही है सहज की तरफ से। सहज, टेक्सटाइल में से क्या कुछ है आपके रडार पर? जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग उस सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा एडवाइजरी या अंडरस्टैंडिंग कम है मेरी, तो मैं उसमें थोड़ा सा अपने व्यूज लिमिटेड रखना चाहूंगा। चलिए, मेरे ख्याल से हमने रियलिटी और ऑटो पर तो बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है। थोड़ा सा अगर यहाँ पर मैं PSU बैंकिंग पर आपकी राय अगर समझना चाहूँ, और तमाम काउंटर्स अगर हम अभी भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करें, हालांकि S&P अपग्रेड के बाद हम सिलेक्ट काउंटर्स में तेज़ी तो देख ही रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट, अगर PSU बैंकिंग का एक पूरा खेमा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएँ, यूनियन बैंक लगभग 2%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, पंजाब एंड सिंध, सेंट्रल बैंक, सभी में हम देख रहे हैं कमोबेश 1.5 से 2% तक की तेजी फिलहाल दी जा रही है। आपका व्यू क्या बन रहा है इस पूरे सरकारी बैंकों के खेमे में? जी, इनफैक्ट अगेन बैंकिंग का ओवरऑल जो सेंटिमेंट होता है वो मार्केट से काफी हद तक रिलेटेड होता है, और हमारा अनुमान ये है फिलहाल के लिए, दो आपकी ये जो अभी की वीकेंड पे आपकी जो न्यूज आई है काफी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बट क्योंकि हम एक पोजिशनल व्यू लेने के लिए डेटा पे काफी निर्भर रहते हैं, हमारा डेटा अभी भी ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक्साइटमेंट जो है आपकी, हो सकता है मार्केट ऊपर के स्तर पे आके एक बार थोड़ा कंसोलिडेशन करे, बट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हमें अभी डेटा में दिख नहीं रहा है। एक हमने रेजिस्टेंस निफ्टी का क्रॉस कर लिया है 24,950 का, नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल 25,250 का है। एक्साइटमेंट को मैं एक्साइटमेंट को भंग नहीं करना चाहूंगा, पर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पे बड़े मूव के बाद पॉज आ सकता है। हैविंग सेड दैट, PSU बैंक्स में मेरा हमेशा प्रिफर्ड पिक एक जो है वो SBI ही रहा है, और SBI में ने निचले स्तर से काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। कंडीशनल बाय रहेगा, 840 के ऊपर लेने की सलाह दूंगा। फिलहाल वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर रहा है, स्टॉक अभी 830 के पास ट्रेड कर रहा है, तो यदि 840 SBI क्रॉस करता है तो उसमें आप ऊपर की तरफ में 890 की तरफ का ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच सजेस्ट करूंगा मैं। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। डेटा डिपेंडेंट काफ़ी हद तक कॉल्स हैं। SBI फिलहाल पसंद आ रहा है सहज को, लेकिन वो भी 840 तक के लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह आपको 890 के टारगेट्स के लिए रेकमेंड फिलहाल किया जा रहा है। और तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी पॉजिटिव होंगे अगर प्राइवेट बैंकों की मैं बात करूँ।
जी, प्राइवेट बैंक रिलेटिवली फिलहाल के लिए ट्रेड अच्छा कर रहे हैं, बट अगेन क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का जो आउटलुक है अगस्त सीरीज के लिए, हम क्योंकि ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म ही ध्यान रखते हैं, तो सेम व्यू वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। हालांकि उसमें एक्सिस बैंक एक स्टॉक जो है इन पर्टिकुलर, क्योंकि उसने इस समय में अंडर परफॉर्म किया है, वहां पे मैं जरूर रिस्क लेने की सलाह दूंगा। स्टॉक अभी आपका 1080 1090 के आसपास चल रहा है, रिसेंट इसका बॉटम 1050 का है। आई थिंक यहाँ पे एज ए ट्रेडर आप एक एग्रेसिव बेट ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर के स्तर पे इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस डायरेक्टली 1160 का दिख रहा है, तो अच्छा खासा अपसाइड है। रिस्क रिवॉर्ड भी आपका जो है वो फेवरेबल है, और स्टॉक ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है, तो प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक पर्टिकुलरली एक स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा। ठीक है, एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग पिक है, 1100 रुपए के आसपास है। और बाकी अगर हम दो दिग्गजों को देखेंगे तो हमने देखा था कि आईसीसी बैंक 1500 रुपए तक जाके ये शेयर फिर 1400 सवा 1400 की रेंज में सपोर्ट लिया और 1450 रुपए के ऊपर आ गया आईसीसी बैंक। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें 2000 रुपए वाले लेवल को फिर से अचीव कर लिया है, तो यहाँ पर भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। इस बीच हमारी टिकर टीम लगातार आपको बता रही है कि मार्केट में क्या एक्शन चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। बीएससी लिस्टेड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो देखिए 6.25 लाख करोड़ रुपए आज के एक सत्र में ये बढ़ गया, और हो सकता है कि शाम तक जब हम बाजार क्लोज करें इस लेवल को हम और आगे ऊपर बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन आज के बाजार की देखिए खूबसूरती क्या है, होता क्या है कि बाजार को अगर चलना है, अगर सेंटिमेंट को बेहतर होना है, तो जो सेक्टर्स होते हैं ना, उनके जो लीडर स्टॉक होते हैं आज आप देखेंगे वहां पर आपको तेजी दिखेगी। अगर आप प्राइवेट बैंकिंग देखें तो एचडीएफसी बैंक तो ऊपर है ही, लेकिन आप सीमेंट में देखिए अल्ट्राटेक का शेयर आपको ऊपर दिखाई देगा, सबसे ऊपर इनफैक्ट वही है बाजार में। ऑटो में फोर व्हीलर में सबसे बड़ी कंपनी मारुति सबसे ऊपर, हीरो मोटो सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटो सबसे ऊपर, कंज्यूमर फाइनेंस में बजाज फाइनेंस सबसे बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस का शेयर आज एनबीएफसी में सबसे ऊपर आपको कारोबार करता दिखाई देगा। एसी में ब्लू स्टार का दबदबा है, सेक्टर लीडर है, ना सिर्फ होम एसी में बल्कि इंडस्ट्रियल स्पेस में काफी बड़ा मार्केट इनका है, ब्लू स्टार आपको ऊपर दिखाई देगा। फुटवेयर में बाटा, मतलब थोड़ा सा लैकलस्टर था मूव, लेकिन आज बाटा पूरे के पूरे जोश में है। तो सेक्टर के जो लीडर्स थे उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि बाजार में लीडरशिप आते हुए देख रहे हैं। एक शेयर के बारे में आपसे सहजी व्यू जानना चाहेंगे, और इंश्योरेंस में भी आज अच्छी तेजी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, करीब 7 से 8% के आसपास की तेजी दिखेगी। पिछले अगर हम आई थिंक 2 हफ्ते पहले इसके नंबर्स आए थे न्यू इंडिया एश्योरेंस के, और नंबर्स इनके अच्छे आए थे, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि 200 रुपए के ऊपर जाके ये शेयर टिक नहीं रहा था। आज भी हमने 201 रुपए के लेवल देखे सहज जी, आपको लगता है कि अपने गेंस को टिका पाएगा न्यू इंडिया एश्योरेंस और नई तेजी करनी है, या फिर अब अवॉइड कर दें इसको? जी, इनफैक्ट इंश्योरेंस सेक्टर इन स्पेसिफिक इस जो जीएसटी में रैशनलाइजेशन की बात चली, इसे काफी गेन करना चाहिए। और एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कहूंगा, और आप भी आई थिंक इस बात से सहमत होंगे कि इंश्योरेंस पे जो जीएसटी था वो कहीं ना कहीं एज अ प्रोफेशनल लगता था अगर रैशनलाइज हो जाए तो बहुत फायदा होगा, और शायद हम हमारा एक्सपोजर या उस प्रोडक्ट पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज ही कर दें, राइट। ये तो एक ब्रॉड लेवल की बात हो गई। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आपकी तेजी बरकरार रहनी चाहिए, और टेक्निकली यदि मैं देखूं तो उसमें मेरे हिसाब से 190 का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, और 215 तक जाने की स्टॉक की क्षमता रखता है। जो 200 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, आई थिंक काफी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो है उसके बेसिस पर वो रेजिस्टेंस लेवल हम कॉन्फिडेंटली क्रॉस कर पाए, बट फिर भी 190 के सपोर्ट के साथ आप इसमें एक पॉजिटिव बायस मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, 195 का स्टॉप लॉस, 215 रुपए के टारगेट न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए। बेहतरीन कैंडल आप देखिए ये बनी है, और 8% ऊपर आपको शेयर ये कारोबार करते हुआ दिखाई देगा। 10 बजने वाले हैं, 10 के बाजार की शुरुआत करनी होगी। इस शो को समाप्त करने का मन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा सत्र बहुत दिनों के बाद आया है, और बाजार में जो मोमेंटम है, जीएसटी का मैजिक मार्केट्स में आज हम देख रहे हैं, और तमाम शेयर खास तौर से कंजम्पशन और उससे जुड़े कंजम्पशन फाइनेंस वाली कंपनीज
उनमें तो जबरदस्त माहौल है। देखते हैं निफ्टी अपने गेंस को कितना सस्टेन कर पाता है। 25,000 के ऊपर निफ्टी है, 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक है। इन लेवल के जो दर्शन है ना, काफी टाइम के बाद हो रहे हैं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते के बाद हम ये लेवल आते हुए फिर से बाजार में देख रहे हैं। सहज जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और आज तमाम स्टॉक्स पर ट्रेडिंग आइडियाज, पोजिशनल बेट्स भी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ।